Yes, my dear friends, how are you all? Friends, this is CA Mohit and I hope you all are doing good at home. तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग सीए इंटर ऑडिट के फास्ट ट्रैक बैच के सीरीज के अंदर नेक्स्ट लेक्चर लेके आपके सामने आए हैं और आज के लेक्चर पे हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है एथिक्स एंड द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। ओके, तो सर व्हाट इज दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट। उसके पहले शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो उन सारे लेक्चर्स की लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दी है। आप उन लेक्चर्स को भी क्या कर सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो, ताकि आपका प्रिपरेशन एक सीरीज वाइज बना रहे। फास्ट ट्रैक बैच का जो लेंथ है या फास्ट ट्रैक बैच का जो सीक्वेंस है वो आपका बना रहे। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम जंप टू द चैप्टर नंबर 11 एथिक्स एंड द टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट। तो फ्रेंड्स, अगर मान लो इस चैप्टर को पढ़ना है तो पहले इस चैप्टर को थोड़ा सा बिल्ड करना होगा। तो व्हाट इज दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट। देखिए बच्चों, किसी भी प्रोफेशनल की तरह, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो एडवोकेट्स हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कोई और प्रोफेशनल हो, हर एक प्रोफेशनल को अपने काम के अंदर क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर मान लो वो अपने काम के अंदर क्वालिटी को मेंटेन नहीं करेगा तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने आउटपुट को भी ठीक से नहीं दे पाएगा। मतलब उसका जो क्लाइंट है उस क्लाइंट को प्रॉपर सर्विस नहीं दे सकता है, और अगर क्लाइंट को प्रॉपर सर्विस नहीं मिलेगी तो गारंटीड है कि क्लाइंट को तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ उनके ऊपर जो लोग डिपेंडेंट है उनको भी फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है। एक सीए के एंगल से समझते हैं। अगर मान लो मैं कोई एक ऑडिट एंगेजमेंट करता हूं, वैसे सीए बहुत ज्यादा काम करता है, बस ऑडिट ही नहीं करता है, उसके पास और भी अदर्स असाइनमेंट्स होते हैं, लाइक टैक्स ऑडिट हो सकता है, या फिर कोई अकाउंटिंग का काम हो सकता है, या कोई अटेस्टेशन का काम हो सकता है, कोई सर्टिफिकेशन का काम हो सकता है। तो सीए इज एंगेज्ड हिमसेल्फ इनटू वेरियस काइंड ऑफ वर्क, और हर एक काम के अंदर क्वालिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हम बस ऑडिट के काम की अभी बात करेंगे। तो अगर मान लो कोई एक सीए है, वो एक कंपनी का ऑडिट कर रहा है, अगर मान लो वो अपने उस ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर, अपने काम के अंदर क्वालिटी को मेंटेन नहीं करेगा तो बट ऑब्वियस सी बात है कि उसका ओपिनियन गलत होने वाला है, और अगर उसका ओपिनियन गलत होगा तो गारंटीड उस कंपनी को कहीं ना कहीं जाकर के फाइनेंशियल नुकसान होने वाला है। और बस कंपनी नहीं, उस कंपनी से जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमने देखे थे यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उन यूजर्स को भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल नुकसान होने वाला है। बिकॉज अपने ऑडिट रिपोर्ट पे विश्वास रख करके बहुत सारे जो यूजर्स है, जैसे लेट टेक एन एग्जांपल ऑफ इन्वेस्टर, टेक एन एग्जांपल ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस who lends the money to the company, तो उस रिपोर्ट पे वो भरोसा रख करके कंपनी के साथ जुड़ते हैं, और अगर रिपोर्ट गलत है तो फिर उनको फाइनेंशियल नुकसान तो पक्का होगा। तो इसीलिए इंस्टीट्यूट चाहता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब ऑडिट कर रहा है तो उसके ऑडिट के काम के अंदर क्वालिटी होना बहुत जरूरी है, एंड दिस क्वालिटी हैज टू बी देयर इन ऑल अदर एंगेजमेंट ऑल्सो, ना कि बस ऑडिट, बाकी सारे काम के अंदर भी क्वालिटी होना चाहिए। हम बस ऑडिट के अंदर एंगल से चर्चा कर रहे हैं। और ये क्वालिटी को कैसे मेंटेन करें, ये क्वालिटी होती क्या है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पे ऑडिटर को क्वालिटी के बारे में सोचना है, या कौन कौन सी ऐसी चीजें उसने दिमाग में रखनी है जिसको फॉलो करने के बाद ही वो अपने ऑडिट के अंदर क्वालिटी को मेंटेन कर सकता है। ये सारी बातें आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ाई जा रही है। मोटा मोटी बात करें तो इस चैप्टर के अंदर आपको 3 स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं। ओके, पहला स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एसए 210, दूसरा स्टैंडर्ड है एसए 220, और तीसरा स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग तो नहीं है लेकिन एक एसक्यूसी है। स्टैंडर्ड्स के अंदर बस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग नहीं है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग भी है, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल भी है, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट है जिसको हम लोग एसएई कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज भी होते हैं जिसको एसआरएस कहते हैं। डिटेल में एसएसी यानी स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज या स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट एसएई, वो सारी बातें आपको सीए फाइनल में पढ़ाई जा रही है। सीए इंटर के अंदर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और कुछ एसक्यूसी, वही आपको बस पढ़ना है। तो फिर आएगा आपका एसक्यूसी 1 जो अगेन क्वालिटी के बारे में आपको बताएगा। एसए 210 आपको बताएगा कि अगर मान लो आप किसी भी काम को नए से एक्सेप्ट कर रहे हो या एग्जिस्टिंग काम को कंटिन्यू कर रहे हो, मतलब अगर मान लो आज मैं कोई नया ऑडिट एंगेजमेंट ले रहा
हूं, मेरे को कंपनी ने पहली बार अपॉइंट किया है उनका ऑडिट करने के लिए, तो मैंने कौन कौन सी बातें वहां पे ध्यान देनी है सो दैट मैं उसका असाइनमेंट लूं या ना लूं। या फिर अगर मान लो मेरा एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, पिछले साल भी मैंने ही ऑडिट करा था, अगले साल भी मैं ही ऑडिट करने वाला हूं, तो उस टाइम पे कौन सी बातें मैंने दिमाग में रखनी है, वो सारी बातें ऐसे 210 में बताई है। फिर आएगा ऐसे 220, दैट इज अ क्वालिटी कंट्रोल। जैसे मैंने कहा था कि कौन कौन से एलिमेंट्स होने वाले हैं उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, वो सारी बातें ऐसे 220 में बताई जाएगी। और अगेन SQC1 जो है वो ऐसे 220 के रिलेटेड है। मैं कहूंगा कि ऐसे 220 इज बेस्ड ऑन SQC1। अभी जो मैंने कहा वो एग्जामिनेशन का सवाल है, वो आपके स्टडी मटेरियल में भी आपको देखने को मिल जाएगा। आई गेस लेटेस्ट RTP के अंदर भी वो सवाल है कि सितंबर के RTP में ये सवाल आपको देखने को मिल जाएगा कि ऐसे 220 इज बेस्ड ऑन SQC1 एक्सप्लेन। तो आपको एक्सप्लेन करना होगा कि हाउ दे आर रिलेटेड। तो SQC1 के बेस पे ऐसे 220 बनाया हुआ है, तो दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। अगर ऐसे 220 आपका क्लियर है तो SQC1 के अंदर थोड़े बहुत जो चेंजेस है उसको देख करके SQC1 भी फटाफट से फिनिश करना है। आज का आपका टारगेट होगा ऐसे 220 को फिनिश करना। सर इस चैप्टर के अंदर बस यही सारी बातें या फिर और भी कुछ है? हाँ जी और भी कुछ है, ये है आपके स्टैंडर्ड्स। फिर आते हैं एथिक्स के ऊपर चर्चा। अब एथिक्स के अंदर आपको क्या पढ़ना है? पहली बात पढ़नी है कि साला ये इंडिपेंडेंस क्या होता है। ओके हमने देखा हुआ था कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट यानी क्या कि ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो इंडिपेंडेंस क्या होता है। दूसरा उस इंडिपेंडेंट को थ्रेट्स क्या होते हैं, उन थ्रेट्स को ओवरकम कैसे करते हैं, मतलब इंडिपेंडेंस को थ्रेट होने वाली कौन सी चीजें हैं उसको ओवरकम कैसे करते हैं। एंड फोर्थ वन एक कॉन्सेप्ट आता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ये एक टॉपिक जो है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो ये कुछ एसेस पढ़ने हैं, 3 एसेस पढ़ने हैं, जिसके अंदर ये 2 ऐसे तो फटाक से हो जाएंगे, मतलब एक जैसे है तो एक कर लिया तो दूसरा भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। और तीसरा ये एथिक्स के ऊपर इंडिपेंडेंस, थ्रेट्स, ओवरकम एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ये सारी टॉपिक जो है वो आपको पढ़ने हैं। एक बार चेक करते हैं कि इंस्टीट्यूट का इस चैप्टर के ऊपर कितने मार्क का वेटेज है। ओके तो स्किल वाइज वेटेज की अगर मैं बात करूंगा तो यह आपका चैप्टर 11 जो लास्ट वाला चैप्टर है, और उसके अंदर आपको वेटेज देखने को मिलेगा 8 to 10%, यानी कि 10 मार्क का क्वेश्चन आप इसके ऊपर इमेजिन करके चल सकते हो। 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस चैप्टर से आपको देखने को मिल जाए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बड़ा सिंपल चैप्टर है। 10 मार्क या आपको ऐसे ही गिफ्ट में देके जा सकता है प्रोवाइडेड आपने पढ़ाई जो है वो ठीक से किया हुआ है। तो 2 मार्क आप 2 क्वेश्चन आप इसमें से एक्सपेक्ट करो। 10 नंबर का पेपर इस चैप्टर से आपको आ सकता है। शांति से आसानी से पढ़िएगा, आपका 10 नंबर का प्रिपरेशन प्रॉपर हो जाएगा। ओके चलिए सो लेट्स डाइव इनटू आवर चैप्टर नंबर 11 एथिक्स एंड द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। और जैसे मैंने कहा आज का आपका टारगेट होगा ऐसे 220 को खत्म करना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऐसे शांति से पढ़ेंगे। मैं एक लेक्चर स्पेसिफिकली इसके ऊपर डेडिकेट क्यों कर रहा हूं, बिकॉज ये उतना इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर इतना ज्यादा वेटेज इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है। तो ऐसे 220 को आज हमको फिनिश करना है। ऐसे 200 की सीरीज में आते हैं। ये रहा आपका ऐसे 220। नाम जरा पढ़िएगा, नाम क्या है? क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब बाकी सारी बातें छोड़ो, बाकी सारे एंगेजमेंट छोड़ो। एंगेजमेंट कौन सा है? ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करेगा तो उस ऑडिट के अंदर उसने क्वालिटी को कैसे कंट्रोल करना है। अगर वो क्वालिटी को कंट्रोल करना चाहता है तो कौन कौन सी बातें हैं जो उसने दिमाग में रखनी है, और अगर क्वालिटी कंट्रोल नहीं करेगा तो क्या होगा, वो सारी बातें हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। ठीक है नाउ अगर मैं क्वालिटी कंट्रोल की बात करूंगा, सर ये क्वालिटी कंट्रोल आते कहां से, ये एथिक्स वाली चीजें आती कहां से, ये कौन रूल्स वगैरह बनाता कौन है? तो बेसिकली आप समझिएगा कि इन क्वालिटी को दुनिया भर के अंदर ऑडिटर के क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए, उनके बारे में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए एक फेडरेशन है। उस फेडरेशन का नाम है IFAC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। ओके इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। ओके इनके अंदर एक बोर्ड आता है जिस बोर्ड का नाम है IESBA। ओके इसका क्या लॉन्ग फॉर्म है? इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड्स।
ओके तो ये लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड्स बनाते हैं कि दुनिया भर के अकाउंटेंट्स ने, दुनिया भर के ऑडिटर्स ने अपने क्वालिटी के लिए कौन कौन से एथिकल रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, जो इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना है। सेम लाइन पे आईसीएआई ने भी अपने अंदर एक बोर्ड बनाया है जिसका नाम है ईएसबी एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड, और ये जो बोर्ड स्टैंडर्ड्स बनाता है वो आईईएसबी है, यानी कि इस्बा जो है उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से, उनके ऊपर निर्भर होकर बनाया हुआ है, उनसे प्रेरित होकर बनाया हुआ है। और ये बोर्ड काम करता है आईएफएससी के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि आईसीएआई जो एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा हमारे ऊपर जो एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करने के लिए बोलता है, ये बेसिकली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के एथिकल रिक्वायरमेंट है जिनको ऑडिटर ने फॉलो करना है, सो दैट हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कहीं ना कहीं मैच कर पाए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि इंडिया का अपना कुछ अलग स्टैंडर्ड है, दुनिया कुछ और फॉलो कर रही है, हम कुछ और फॉलो कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बिकॉज इंडिया का चार्टर्ड अकाउंटेंट जब ऑडिट करेगा तो हो सकता है उस कंपनी के कोई होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी इंडिया के बाहर के हो, तो उनके साथ भी उनको मैच करना होगा। तो इसीलिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को दुनिया भर में अपने क्वालिटी को मैच करना है तो उसको आईसीएआई ने बनाए हुए स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा, एथिकल रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा, जो कि इंटरनेशनल लेवल के होते है। आई बात समझ में? चलिए, तो ये कुछ बेसिक बातें कि भैया एथिकल रिक्वायरमेंट क्या होता है, स्टैंडर्ड्स बनाता कौन है, कौन इस क्वालिटी के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। आगे बढ़ते हैं। ना जबकि इस ऐसे का नाम है क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ एन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट के अंदर आपकी क्वालिटी कंट्रोल कैसे मेंटेन करेंगे या क्वालिटी को कैसे मेंटेन करेंगे। तो एक काम करते हैं, एक किसी भी ऑडिट के टीम के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं कि कौन कौन उसके अंदर होता है और एक्चुअली में इस क्वालिटी को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ये थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो समझ लीजिएगा, अगर मान लो कोई भी एक कंपनी है, एक लिस्टेड कंपनी है, और उस लिस्टेड कंपनी का और उस लिस्टेड कंपनी का एक ऑडिटर है फॉर से पीडब्ल्यूसी। तो पीडब्ल्यूसी उस लिस्टेड कंपनी को ऑडिट करते हैं। अब पीडब्ल्यूसी के अंदर पीडब्ल्यूसी के सारे पार्टनर तो उस पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट में नहीं आएंगे, तो उसके अंदर होगा एक पर्सन जिसका नाम है एंगेजमेंट पार्टनर। नाम याद रखना, आगे बहुत ये नाम आपको काम आने वाला है। नाम है एंगेजमेंट पार्टनर, मतलब जो उस ऑडिट को हैंडल कर रहा है, जो उस ऑडिट को हैंडल कर रहा है। वैसे कंपनी का ऑडिटर तो फर्म ही होगा, अपॉइंटमेंट फर्म के नाम पे होगी, लेकिन जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो उस ऑडिट को गो थ्रू करेगा, वो उस ऑडिट को एक्चुअली में करेगा, तो उसको बोलते हैं एंगेजमेंट पार्टनर। इस पर्टिकुलर लिस्टेड कंपनी के ऑडिट एंगेजमेंट को हैंडल करने वाला एंगेजमेंट पार्टनर जो पीडब्ल्यूसी का पार्टनर होता है। उसके नीचे काम करेंगे कोई आपके एसोसिएट पार्टनर या असिस्टेंट पार्टनर जिसको हम लोग कहेंगे। उसके नीचे होंगे आपके सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर के नीचे आपके होंगे मैनेजर्स जो आपके स्टाफ मेंबर्स होंगे। उसके नीचे होंगे बहुत सारे एसोसिएट्स, और फिर एसोसिएट्स के नीचे आपके होंगे आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3। ओके, दैट इज हायरार्की के बेस पे कि पहले ये साल के आर्टिकल कौन से है, दूसरे साल के कौन से, तीसरे साल के कौन से, जो सीनियर होते हैं। वैसे आजकल तो 2 साल का ही आर्टिकल होगा, लेकिन पहले 3 साल के होते थे। अब इतने सारे लोग जो है आपके उस ऑडिट के अंदर काम कर रहे हैं, इतने सारे लोग आपके उस ऑडिट के अंदर काम कर रहे हैं। अब जब ये लोग काम कर रहे हैं, ये जो एंगेजमेंट पार्टनर है, इनको लेकर के जो आर्टिकल असिस्टेंट तक जितनी आपकी टीम है जो उस ऑडिट को हैंडल कर रही है, उनको हम ऑडिट की भाषा में बोलते हैं एंगेजमेंट टीम मेंबर। क्या बोलते हैं? एंगेजमेंट टीम मेंबर, कॉमनली नोन एज ईटीएम। ओके, एंगेजमेंट टीम मेंबर, एंगेजमेंट टीम मेंबर कॉमनली नोन एज, क्या बोलो? ईटीएम। याद रखना ये वर्ड, आगे बहुत काम आने वाला है। और उनका जो लीडर होता है, वो लीडर कौन होता है? आपका एंगेजमेंट पार्टनर। नाउ इस लिस्टेड कंपनी के ऑडिट को हैंडल करने के लिए ये एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है
तो इस ऑडिट के अंदर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इट इज द एंगेजमेंट पार्टनर हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसिडरिंग एंड चेकिंग कि उस ऑडिट के अंदर क्वालिटी क्या है। अब क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है थोड़ी झलक समझते हैं, फिर ऐसे 220 पे जंप करेंगे। पहली बात हम बोलेंगे ANC एक्टिविटीज। व्हाट इज ANC एक्टिविटीज? मतलब एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस एक्टिविटीज, जो हम लोग ऐसे 210 के अंदर डिटेल में समझने वाले हैं। ओके, क्या है बोलो? एक्सेप्टेंस एंड क्या बोलो? एंगेजमेंट एक्टिविटीज। सो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस एक्टिविटीज ना, ये क्या होता है? मैंने आपको ऐसे 210 का आइडिया देने के टाइम पे बताया था कि अगर मान लो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई नया ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, तो उस टाइम पे उसने उस ऑडिट के अंदर कुछ बातें चेक करनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी क्या है। मतलब हो सकता है कि उस मैनेजमेंट के अंदर, डायरेक्टर्स के अंदर कुछ ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके ऊपर बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए हैं। जैसे मान लो आप किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो और उनके ऑडिट के अंदर, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर एक डायरेक्टर है, डायरेक्टर का नाम है विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी। ओके, ऐसे बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। तो बताएंगे क्या इनके ऊपर ऑलरेडी कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के वगैरह चार्जेस लगे हुए हैं, धोखाधड़ी के चार्जेस लगे हुए हैं? द आंसर इज यस। तो बताएंगे क्या उस मैनेजमेंट के अंदर इंटीग्रिटी है? द आंसर इज नो। तो आपको किसी भी कंपनी के या कोई भी असाइनमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले कुछ बातों को चेक करना होगा, जैसे कि मैनेजमेंट इंटीग्रिटी हो गया। ये तो कि मैनेजमेंट की बात है। फिर दूसरी बात क्या चेक करनी होगी? क्या हम उस ऑडिट एंगेजमेंट को करने के लिए कॉम्पिटेंट है या नहीं है। अगर हम ही उस ऑडिट एंगेजमेंट को कैरी करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, तो वी शुड नॉट टेक दैट असाइनमेंट। देखिए, मैं ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए क्वालिफाइड हूं, मैं ऑडिटर करके अपॉइंट होने के लिए क्वालिफाइड हूं, लेकिन मैं उस ऑडिट को करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं हूं। दो अलग अलग बातें हैं, एक है कॉम्पिटेंसी और एक है क्वालिफिकेशन। मैं सीए हूं तो मैं ऑडिटर हो सकता हूं, लेकिन मैं उस ऑडिट के अंदर एक्सपीरियंस ही नहीं रखता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरे को किसी आईटी कंपनी को ऑडिट करना है, लेकिन इसके पहले मैंने कभी आईटी कंपनी को ऑडिट ही नहीं किया है, तो आई एम नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ द पर्टिकुलर आईटी कंपनी। या मेरे को किसी एनबीएफसी को ऑडिट करना है, मेरे को किसी बैंक को ऑडिट करना है, अगर मान लो मेरे ऑडिट एंगेजमेंट टीम मेंबर में या फिर मैं खुद अगर उस ऑडिट के अंदर एक्सपर्टीज नहीं रखता हूं, मेरा उसके अंदर कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं ये 100 बार ही सोचूंगा कि वो ऑडिट एंगेजमेंट मैंने एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। मेरे पास उतनी एंगेजमेंट टीम मेंबर का फ्लीट है या नहीं है। हो सकता है कि मेरे ऑफिस के अंदर बस कुछ 15-20 लोग काम कर रहे हैं। आई कैन नॉट कंडक्ट द लिस्टेड कंपनी ऑडिट, दो आई एम क्वालिफाइड, बट आई कैन नॉट कंडक्ट एफिशिएंटली माय ऑडिट ऑफ द लिस्टेड कंपनी बिकॉज मेरे पास उतने लोग ही नहीं है जो वो काम कर पाए। तो मेरी खुद की कॉम्पिटेंसी भी चेक करनी होगी बिफोर एक्सेप्टिंग एनी काइंड ऑफ न्यू एंगेजमेंट। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो आपको चेक करनी है, ऐसे 210 में डिटेल में समझ आ जाएगा। ये चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है भाई और बहनों? ये चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एंगेजमेंट पार्टनर की, कि क्या मेरा एंगेजमेंट पार्टनर इन सारी बातों को चेक कर रहा है, और अगर कर रहा है मतलब वो क्वालिटी के बारे में सोच रहा है। बिकॉज अगर मेरे पास एंगेजमेंट टीम मेंबर ही नहीं होंगे तो हाउ कैन आई कंडक्ट अ बेटर एंड एफिशिएंट ऑडिट एंड क्वालिटी ऑडिट? द आंसर इज नो। तो इसीलिए एंगेजमेंट पार्टनर की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक करे कि क्या मेरे पास उस ऑडिट को एक्सेप्ट करने के लिए रिक्विजिट कॉम्पिटेंसी है या नहीं है। अगर है तो गो फॉर इट, नहीं है तो छोड़ दो, क्वालिटी काम नहीं होने वाला है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेम गोज विद द कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? पिछले साल मैंने ऑडिट किया था, ऑडिट करते समय मेरे को पता चला कि आई वाज नॉट दैट मच कॉम्पिटेंट टू कंडक्ट दैट ऑडिट, तो इस साल मैंने छोड़ देना है। या फिर पिछले साल में इंडिपेंडेंट था, इस साल में इंडिपेंडेंट नहीं हूं, तो मेरे को ये देखना होगा कि कंटिन्यूअस करने के टाइम पे भी कौन कौन सी बातों को मैंने चेक करना है, और अगर मैं कर सकता हूं तो कंटिन्यू करूं, नहीं तो छोड़ दूंगा बिकॉज क्वालिटी कम होने वाला नहीं है। तो ये होता है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस एक्टिविटी जो एंगेजमेंट पार्टनर ने करना है, सो दैट मेरे ऑडिट के अंदर क्वालिटी मेंटेन रहे। इन्हीं सारी बातों को हमको आगे 220 के अंदर डिटेल में समझनी है। मैं बस आपको एक चैप्टर का, ये 220 का आइडिया दे रहा हूं, क्योंकि पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई एंगेजमेंट पार्टनर टू चेक वेदर द ANC एक्टिविटी हैज बीन कैरिड आउट। दूसरी बात होती है, चेक करिए कि क्या हम इंडिपेंडेंट है या नहीं है।
मतलब एंगेजमेंट पार्टनर ये चेक करेगा कि क्या मैं उस ऑडिट को करने के लिए इंडिपेंडेंट हूं या नहीं हूं। सर ये इंडिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंसी क्या होता है, हम एथिक्स वाले पार्ट में जो चैप्टर वाइज कंटेंट है उसके अंदर पढ़ने वाले कि इंडिपेंडेंस क्या होता है। बेसिकली बताऊंगा, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि आई शुड नॉट बी बायस्ड व्हाइल एक्सप्रेसिंग माय ओपिनियन। जब बेसिक्स ऑफ ऑडिट होता है रेगुलर लेक्चर के अंदर, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लो मैं अपने पापा के कंपनी का ऑडिट करता हूं, मान लो हमारी कंपनी है प्रजापति लिमिटेड, और उस कंपनी का अगर मान लो मैं ऑडिट करूंगा, तो बताएंगे क्या मैं उस कंपनी के ओपिनियन देने के टाइम पे इंडिपेंडेंट हूं या नहीं हूं। द आंसर इज श्योरली नॉट। आई एम नॉट ए इंडिपेंडेंट पर्सन फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ प्रजापति लिमिटेड। बाय बिकॉज मेरे पापा उसके अंदर चेयरमैन है, मेरे पापा उस कंपनी के डायरेक्टर्स है। तो वहां पे कहीं ना कहीं मेरा बायस्ड ओपिनियन जा सकता है, जो ओपिनियन देना चाहिए था उस ओपिनियन को छोड़कर के कुछ और ओपिनियन दूंगा फॉर सम एनी काइंड ऑफ रीजंस, तो मेरी वहां पे इंडिपेंडेंसी नहीं है। तो सर इंडिपेंडेंट होने के लिए कौन कौन सी बातें मैंने चेक करनी है, तो भैया कंपनीज एक्ट के अंदर आपको सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 मिल जाएगा, ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर। अगर मैं ड्यूटी को नहीं निभा रहा हूं तो बताएंगे क्या मैं इंडिपेंडेंट हूं, द आंसर इज नो। अगर मान लो बात करें सेक्शन 139 सब सेक्शन नंबर 2, जहां पे रोटेशन ऑफ द ऑडिटर की बात हो रही है, अगर मैं रोटेट नहीं कर रहा हूं अपने आप को, अगर फर्म है तो 10 इयर्स, इंडिविजुअल है तो 5 इयर्स रोटेट करना पड़ेगा, रोटेट नहीं कर रहा हूं तो मैंने इंडिपेंडेंसी को खत्म कर दिया है। बिकॉज रोटेशन क्यों लाया गया है, रीजन तो वही है कि ऑडिटर जो है वो बायस ना हो जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो 139 टू रोटेशन वाला पॉइंट है। या फिर सेक्शन 144 आता है जो बोलता है कि आपको कुछ ऐसी सर्टन सर्विसेज है जिसको आप नहीं दे सकते अगर आप उस कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो। जैसे आप उस कंपनी का अकाउंटिंग नहीं कर सकते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं कर सकते जिसके आप ऑडिटर हो, और अगर आप खुद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, अकाउंटिंग खुद करोगे और ऑडिट भी खुद करोगे, तो उसके अंदर तो सेल्फ रिव्यू थ्रेड आ जाएगा। आप अपनी गलतियों को कैसे निकालोगे, तो 144 की जो सर्टेन सर्विसेज आपको रेंडर करने से मना किया है वो भी एक इंडिपेंडेंसी का ही तो पार्ट हो गया ना। तो ऑडिटर ने ऐसे और ऐसे बहुत सारे और भी पार्ट्स को चेक करना है कि क्या हम कहीं इंडिपेंडेंस में लैक तो नहीं कर रहे हैं, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको बता रहा हूं कि क्वालिटी कंट्रोल करना मतलब एक्चुअली में क्या करना, ऑडिट करते समय क्वालिटी को मेंटेन करके रखना है, मतलब एक्चुअली में क्या करना है, कौन सी बातों को दिमाग में रखना है और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई बात समझ में। चलिए अब यहां पर एक छोटा सवाल मेरे दिमाग में आता है। इमेजिन करते हैं ये जो पीडब्ल्यूसी है जो इस लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रही है, पीडब्ल्यूसी के अंदर मान लो 3 पार्टनर है, ए, बी एंड सी। ये जो ए है वो है आपका एंगेजमेंट पार्टनर, मतलब जो उस ऑडिट को कंडक्ट कर रहा है। तो ए ने ये चेक करना है कि मैं इंडिपेंडेंट हूं या नहीं हूं, या फिर ए ने ये भी चेक करना है कि बी और सी ये भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। बेसिकली क्या चेक करना है कि ए एंगेजमेंट पार्टनर चेक करेगा कि मैं इंडिपेंडेंट हूं या नहीं हूं। दूसरी बात, क्या वो ये चेक करेगा कि मेरे बाकी पार्टनर जो है वो भी इंडिपेंडेंट है या नहीं है। क्या लगता है आपको, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, क्या लगता है आपको, कम ऑन। तो बेसिकली जिन लोगों ने जवाब दिया है कि भैया एंगेजमेंट पार्टनर के साथ साथ फर्म के बाकी पार्टनर्स भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए, यह सवाल एकदम करेक्ट है। ऐसा नहीं कि एक पार्टनर इंडिपेंडेंट है तो बाकी पार्टनर इंडिपेंडेंट नहीं होगे तो चलेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं ये भी आपके इंडिपेंडेंस के ऊपर थ्रेट है। अपॉइंटमेंट जो है वो पीडब्ल्यूसी फर्म के नाम पे हुई है, पीडब्ल्यूसी ने अपने किसी पार्टनर को ये काम सौंपा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको काम सौंपा है उसको छोड़ करके बाकी सारे पार्टनर जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। भैया बहनों, सारे के सारे पार्टनर क्या होने चाहिए, बोलो, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, चलो सारे पार्टनर इंडिपेंडेंट है, लेकिन एक बात बताएंगे मुझको, मेरे फर्म के अंदर जो मेरी एंगेजमेंट टीम मेंबर है, उस एंगेजमेंट टीम मेंबर के अंदर अगर मान लो यहां पे कोई एसोसिएट पार्टनर है, सीनियर मैनेजर है, पार्टनर को छोड़ो, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, एसोसिएट, आर्टिकल वगैरह जो है, क्या ये सारे भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए या बस पार्टनर इंडिपेंडेंट होंगे तो चलेगा, इनमें से कोई इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो चलेगा?
क्या लगता है आपको? अगेन वापस कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स फॉर योर आंसर। मैंने पूछा कि मेरे बाकी पार्टनर्स तो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, लेकिन क्या मेरे एंगेजमेंट टीम मेंबर्स भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू थिंक? आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। कम ऑन, क्या लगता है आपको? यस तो जिन लोगों ने जवाब दिया है कि सर सारे के सारे एंगेजमेंट टीम मेंबर्स भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए, उनका आंसर बिल्कुल सही है। व्हाई? सर देखिए, मान लो मेरे पास कोई स्टाफ है और मेरे सारे पार्टनर तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो स्टाफ है, जो सीनियर मैनेजर है, जो मैनेजर है, उनके पिताजी उस कंपनी के डायरेक्टर है, तो बताएंगे कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडिपेंडेंस खतरे में है। बिकॉज कहीं ना कहीं चेकिंग में गफलेबाजी हो सकती है, चेकिंग में बायसनेस आ सकता है। द आंसर इज यस। तो इसीलिए इंडिपेंडेंसी जो है वो एंगेजमेंट पार्टनर की भी चेक करनी है, ऑल अदर पार्टनर्स की चेक करनी है, और साथ साथ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स की भी चेक करनी है। मैं तो कहूंगा एंगेजमेंट पार्टनर ने यह देखना है कि एंगेजमेंट टीम मेंबर छोड़ो, मेरे फर्म के ऑल अदर एम्प्लॉइज, मतलब पीडब्ल्यूसी के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं, उन सबका आपने क्या चेक करना है? इंडिपेंडेंसी चेक करना है। मान लेते हैं कोई और सीनियर मैनेजर है जो किसी और कंपनी को ऑडिट कर रहा है, उसके टीम मेंबर भी मेरे लिए क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इन शॉर्ट, मेरे फर्म के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे लोग क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए विद एनी काइंड ऑफ असाइनमेंट। ये चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपके एंगेजमेंट पार्टनर की है। बेसिकली एंगेजमेंट टीम मेंबर, ऑल अदर एम्प्लॉइज की बात कहीं पे लॉ में नहीं लिखी हुई है, लेकिन फिर भी क्वालिटी मेंटेन करना है तो इतनी सारी बातें, इतना डीप में जाकर के, इतना अटेंशन टू डिटेल में जाकर के आपको चेक करना होगा, तभी जाकर के आप एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन जो है वो फॉर्म कर सकते हो। वैसे ये दोनों बातें क्या है, जो वॉलंटरी है, लेकिन कहीं आगे चक्कर में ना आए, इसलिए आपको ये दोनों बातों का भी ख्याल रखना है। और ये अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपके एंगेजमेंट पार्टनर की है। भैया और बहनों, आई गेस आपको क्वालिटी कंट्रोल क्या है उसकी बातें या उसका थोड़ा बहुत आइडिया आपको आ चुका है। तीसरी बात करेंगे कि जितना भी एंगेजमेंट टीम मेंबर्स है उन लोगों ने क्या करना है? एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करना है। व्हाट आर द एथिकल रिक्वायरमेंट? चैप्टर के अंदर जो लास्ट वाला पॉइंट रहेगा, ऐसे 210 220 एसक्यूसी 1 को डिस्कस करने के बाद कि एथिकल रिक्वायरमेंट क्या है। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये कुछ एथिकल रिक्वायरमेंट है जिसके अंदर क्या? कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब आप अगर मान लो मैं ऑडिट कर रहा हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज का, साथ साथ में अदानी का भी ऑडिट करता हूं, तो मैंने अदानी की बातें जो है वो रिलायंस को नहीं बतानी है, रिलायंस की बातें अदानी को नहीं बतानी है। कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है, इसको बोलते हैं एथिकल रिक्वायरमेंट। कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स व्हाइल डूइंग एन ऑडिट जो मैंने फॉलो करना है। आई शुड बी इंटीग्रेटेड, हमारा ओपिनियन बायस नहीं होना चाहिए। आई शुड बी ऑब्जेक्टिव, आई शुड नॉट बी सब्जेक्टिव। मैंने किसी लालच में आकर के मेरा ओपिनियन नहीं बदलना है। सत्यम के केस में वही हुआ था, बाद में देखा गया था कि पीडब्ल्यूसी ने कुछ एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन के बदले उस कंपनी के ऑडिट के अंदर बहुत गफलेबाजी करी थी। बाद में उनको ऑडिट करके रिमूव भी किया हुआ था, बिकॉज वो लोग कुछ एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन के बदले ऑडिट के अंदर ऐसी बातों को चेक नहीं कर रहे थे जो कि ऐसे ही चेक होनी चाहिए थी। जैसे कि कोई कैश बैलेंस जो नहीं है, लेकिन जो इन्फ्लेटेड कैश बैलेंस उनके बैलेंस शीट में दिख रहा था। भैया ये तो सिंपल बात है, कैश बैलेंस को चेक करना। बैंक बैलेंस ही नहीं है, बैंक अकाउंट ही नहीं है जो बैंक अकाउंट उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, सत्यम के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रहा है। वैसे ये चेक करना कितना आसान है, आप बैंक का स्टेटमेंट देखिए, चेक करिए। यही चेक नहीं हो रहा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर फेक सेल्स, फेक एक्सपेंसेस, फेक डेटर्स, फेक कैश एंड बैंक बैलेंस, फेक इन्वेस्टमेंट, सब कुछ दिखाया जा रहा है। ऑडिटर चेक नहीं कर रहा है, ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहा है। तो बताएंगे यहां पे क्या वो ऑब्जेक्टिव है? द आंसर नो, ही इज सब्जेक्टिव। फॉर सम रेम्यूनरेशन, फॉर एनी काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही ढंग से नहीं निभा रहा है, मतलब वो एथिकल नहीं है। तो ऑडिटर ने, एंगेजमेंट पार्टनर ने ये चेक करना है कि मेरी पूरी की पूरी एंगेजमेंट टीम मेंबर जो है वो क्या करनी है? एथिकल रिक्वायरमेंट को फॉलो कर रही है। तो ये कुछ होती है बेसिक आइडिया रिगार्डिंग द क्वालिटी कंट्रोल इन एन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? एंगेजमेंट पार्टनर की होती है। आई गेस आपको क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है
वो समझ आ चुका है। और विद दिस नॉलेज नाउ वी जंप टू द मेन पार्ट ऑफ एसए 220। एसए 220 के अंदर हमको क्या पढ़ना है, शांति से अगर सारी बातें क्लियर है तो दिमाग में एसए 220 का अभी एक रोड मैप बनाते हैं। उस रोड मैप से आपको क्या समझेगा, इस एसए 220 का ख्याल आएगा। एसए 220 के अंदर क्या पढ़ना है, एसए 220 के अंदर आपको पहली बात पढ़नी है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसए 220। ऑब्जेक्टिव प्रोबेबली हो सकता है आपको एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाए। और दूसरा आता है कि एंगेजमेंट पार्टनर ने क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए कौन से मैटर्स पे ध्यान देना है। I can say elements of quality control. या engagement partner is responsible in the following matters with respect to the quality in an audit of the financial statement। दो ही क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन हो गए, आपका एसए 220 खत्म। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहां पे आता है ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, देखिए एसए 220 states that objective of the auditor is to implement the quality control procedure। कि एंगेजमेंट पार्टनर ने अपने काम के अंदर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर को इंप्लीमेंट करना है एट द एंगेजमेंट लेवल। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऐसे में क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज एसक्यूसी 1 में ये वर्ड बदलेगा। एसक्यूसी 1 भी क्वालिटी कंट्रोल की बात करता है, एसए 220 भी क्वालिटी कंट्रोल की बात करता है। एसए 220 आपको बताता है कि आप एंगेजमेंट लेवल पे, यानी कि पर्टिकुलर उस ऑडिट के एंगेजमेंट के अंदर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स को कैसे इंप्लीमेंट करोगे, एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ऐसे एसक्यूसी 1 बोलता है कि आपको फर्म लेवल पे क्वालिटी कंट्रोल कैसे रखना है। एसक्यूसी 1 इज ए नैरोअर वन। एसक्यूसी 1 बोलता है कि पीडब्ल्यूसी का एक पार्टनर है, ए पार्टनर को हमने एक लिस्टेड कंपनी को ऑडिट दिया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो एसए 220 बोलेगा कि भैया पीडब्ल्यूसी का ए पार्टनर, तुमने क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर को दिमाग में रखना है, उसको फॉलो करना है विथ रिस्पेक्ट टू ओनली द ऑडिट ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर बी ऑडिटर है, उसको हमने अदानी पोर्ट्स का ऑडिट दिया हुआ है, तो बी ऑडिटर अपने क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स को इंप्लीमेंट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू ओनली अदानी पोर्ट्स लिमिटेड, वो किसी और बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन जब एसक्यूसी 1 की बात करते हैं तो एसक्यूसी 1 बात करता है फर्म लेवल पे क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर, वो किसी स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट की बात नहीं करेगा। होते तो यही सारी पॉइंट है, बस फर्म लेवल पे चर्चा करेंगे, तो वो एसक्यूसी 1 हो गया। तो एसए 220 और एसक्यूसी 1 दोनों में फर्क समझा। एसए 220 भी क्वालिटी कंट्रोल की ही बात करता है, एसक्यूसी 1 भी क्वालिटी कंट्रोल की ही बात करता है। एसए 220 फर्म लेवल, सॉरी एसए 220 एंगेजमेंट लेवल, पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट की बात करता है, उसके क्वालिटी की बात करता है। और एसक्यूसी 1 जो है वो पूरे फर्म लेवल पे बात करता है। तो इसलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव अंदर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एसए 220 इज टू इंप्लीमेंट द क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर at the particular engagement level that provide the auditor with the reasonable assurance that, मतलब ऐसे क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर जो ऑडिटर को ये अश्योरेंस देते हैं, क्या अश्योरेंस देते हैं कि भैया हमारे ऑडिट ने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई किया हुआ है। सी फ्रेंड्स, हम जब ऑडिट करते हैं, उस ऑडिट को करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। एसए 200 जो हमने नहीं देखा है, लेकिन ऐसे 200 का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है कुछ लेना है और कुछ देना है। क्या लेना है, टू ऑब्टेन क्या, रीजनेबल एश्योरेंस, और कुछ देना है, क्या देना है, टू रिपोर्ट। ऑडिट का यही ऑब्जेक्टिव होता है, टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर्स। एंड नंबर 2, टू रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग व्हाटएवर ओपिनियन दैट ही हैज एक्सप्रेस और गोइंग टू बी एक्सप्रेस्ड। तो ऐसे 200 के अंदर ऑब्जेक्टिव यही है। अब उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपके फर्म के अंदर या आपके ऑडिट के अंदर क्वालिटी होना चाहिए ना। अगर आपके ऑडिट के अंदर क्वालिटी नहीं है तो क्या आप ऐसे 200 का ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर सकते हो? द आंसर इज नो। क्या आप रीजनेबल एश्योरेंस ले सकते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट? नंबर 2, क्या आप अपना ओपिनियन ठीक से दे सकते हो? द आंसर इज नो। तो ऐसे 200 के ऑब्जेक्टिव के जैसा ही ऐसे 220 को ऑब्जेक्टिव है। कैसे? पहला,
यू हैव टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस दैट कि आपका ऑडिट जो है वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है। आपका ऑडिट जो है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है। SS 700 हमने देखा, उसके अंदर देखना है कि रिपोर्ट देना है। रिपोर्ट के फॉर्मेट देखिए हमने, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, टाइटल, एड्रेसी, फिर आता है क्या, दैट वी हैव कंडक्टेड द ऑडिट ऑफ सो एंड सो कंपनी एंड वी हैव कंडक्टेड द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ में क्या आता है कि हमने ऑडिट किया है इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करते हुए। तो जब मैं सीना तान के अपने बेसिस फॉर ओपिनियन में लिखता हूं कि मेरा जो ओपिनियन है उस ओपिनियन का पहला बेस क्या है कि वी हैव कंडक्टेड द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। मतलब मैंने ऑडिट करते समय जितने भी लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, जितने भी स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं, उन सबको मैंने फॉलो किया है। और अगर मेरे को ये सीना तान के कहना है कि मैंने सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है, तो वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करना होगा। और वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करने के लिए मेरे पास एक प्रोसीजर होनी चाहिए जिसके जरिए मैं ये इंश्योर करूंगा कि सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो हुए हैं। और सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो हुए हैं तो मेरे ऑडिट के अंदर क्वालिटी है। भाई और बहनों, आई गेस आपको लॉजिक क्लियर कि मैं क्या समझा रहा हूं। किसी भी बात को रट्टा मारने से पहले उसका लॉजिक समझो कि हम लिख क्या रहे हैं। सारी बातें सेम लगेगी, ऐसे 200 का ऑब्जेक्टिव भी सेम लगेगा, ऐसे 220 का ऑब्जेक्टिव भी सेम लगेगा, लेकिन सेम है नहीं, अलग अलग है, एंगल अलग अलग, पर्सपेक्टिव अलग अलग है। अगर मैं रिपोर्ट के अंदर ये लिखता हूं कि मैंने अपने सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो किया है, लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करते हुए मैंने ऑडिट किया हुआ है, तो आई शुड बी एबल टू से इट लाउडली एंड विद कॉन्फिडेंस कि यस, मैंने सही में सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं। और मेरे को ये कहना है तो मेरे को पहले फॉलो करना होगा, और मैंने फॉलो करना है तो मेरे पास एक प्रोसीजर होना चाहिए जिसके जरिए मैं इंश्योर करूंगा कि मेरे सारे स्टैंडर्ड्स मैंने फॉलो किए हैं, सारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को मैंने पूरा किया हुआ है। और ये सब बातें कब होगी, जब आपके पास क्या होगा, एक क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर होगा। आपके पास क्या होगा, एक क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर होगा। जो एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट के रिलेटेड, और ये मुझको ये रीजनेबल एश्योरेंस देगा कि मेरे ऑडिट के अंदर जितने भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स है, चाहे वो एसए हो, चाहे वो एसक्यूसी हो, चाहे वो एसएई हो, चाहे वो एसआरएस हो, जो भी स्टैंडर्ड्स है वो पूरे किए हुए। बेसिकली हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली दो आएंगे, जैसे कि एसए, एसक्यूसी और कुछ गाइडेंस नोट जो इंस्टीट्यूट इशू करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तो वो गाइडेंस नोट भी मैंने फॉलो किए हुए हैं। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जैसे ऑडिट करते समय कंपनीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी है, कंपनीज एक्ट के अंदर कारों का पॉइंट है, जैसे सेक्शन 143 फॉलो करना है, 139 टू सेक्शन 147, ये सारे सेक्शन ऑडिट के आते हैं, वो सब मैंने कंप्लाई करने हैं। कारों का एक सेपरेट रिपोर्टिंग आता है कारो 2020 का, तो वो भी मैंने कंप्लाई किया हुआ है लिस्टेड कंपनी के लिए, या फिर जो कंपनी जिसको कारो एप्लीकेबल है, तो मैंने सारे रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट को भी कंप्लाई किया है। और अगर ये मैंने बताना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर होना चाहिए, जिसके जरिए मैं ये इंश्योर करूंगा कि मेरे ऑडिट के अंदर सारे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट पूरे हुए हैं। एंड लास्ट वन, उसके बाद मेरे पास ये रीजनेबल एश्योरेंस है कि मेरा जो रिपोर्ट इशू हुआ है वो अप्रोप्रिएट है, मेरा ओपिनियन सही है। रिपोर्ट अप्रोप्रिएट है मतलब उसके अंदर जो ओपिनियन गया है वो अप्रोप्रिएट है, गलत ओपिनियन नहीं दिया है। मेरा ऑडिट रिस्क नहीं, ऑडिट रिस्क क्या होता है, एक्सप्रेसिंग एन इन अप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन, इरोनियस ऑडिट ओपिनियन, जहां पे ट्रू एंड फेयर व्यू बोलना चाहिए था वहां पे नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू बोल के आ गया, जहां पे नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू बोलना चाहिए था वहां पे ट्रू एंड फेयर व्यू बोल दिया। ये मेरा ऑडिट रिस्क है, और ऑडिट रिस्क को कम करना है तो क्वालिटी होना चाहिए, मतलब रिपोर्ट अप्रोप्रिएट इशू होने के लिए क्वालिटी कंट्रोल होनी चाहिए। और उस क्वालिटी कंट्रोल को कैसे, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर को कैसे मेंटेन करे, ये मेरे को एसए 220 बताता है। तो एसए 220 का ऑब्जेक्टिव यही है। एसए 220 का ऑब्जेक्टिव क्या है, वापस एक बार भाई और बहनों शांति समझिएगा। एसए 220 का ऑब्जेक्टिव क्या है, एसए 220 का ऑब्जेक्टिव है दैट कि मेरा ऑडिट कंप्लाई करता है विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, साथ साथ लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। एंड नंबर 2, हमारा जो ऑडिट रिपोर्ट इशू हुआ है वो क्या है, इज अप्रोप्रिएट, इज क्या बोलो, अप्रोप्रिएट। भाई और बहनों, आई गेस आपको लॉजिक क्लियर है कि ऐसे 220 का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या है,
क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर को रखना विच गिव यू द रीजनेबल अश्योरेंस दैट, क्या रखना है, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर को रखना है विच गिव्स यू द रीजनेबल अश्योरेंस दैट द ऑडिट हैज कंप्लाइड विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड रिपोर्ट इशूड इज अप्रोप्रिएट। तो ये आपका पहला पार्ट जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्या बोलो, ऐसे 220, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्या बोलो, ऐसे 220। आई गेस ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नाउ ऐसे 220 जो है ये SQC 1 पे मॉडल्ड है। भैया यही तो क्वेश्चन है जो मैं बात कर रहा था, जो आपको आरटीपी के अंदर में और आई गेस स्टडी मटेरियल के अंदर हम चेक करेंगे। आरटीपी के अंदर तो है कि भैया ऐसे 220 जो है SQC 1 पे मॉडल्ड है, और ऐसे 220 जो है ये डिस्क्राइब करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर इन रिलेशन टू दी फॉलोइंग। मैंने कहा था यहाँ पे कि क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करना है तो एक ही पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन है बोलो, एंगेजमेंट पार्टनर। वो कौन है बोलो, आपका एंगेजमेंट पार्टनर। और एंगेजमेंट पार्टनर की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, कि वो क्या करे, फॉलोइंग मैटर्स पे ध्यान दे। अब देखिए कितने मैटर्स है, 1 2 3 4 5 और 6। एग्जामिनेशन में आपको अगर आपका नसीब बहुत अच्छा निकला तो आपको ये 6 पॉइंट लिस्ट करके पूछ लेंगे कि बताएंगे व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर इन रिलेशन टू मेंटेनिंग द क्वालिटी कंट्रोल इन एन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लिस्ट दोस मैटर्स। तो आपको ये 6 पॉइंट लिख के आना है। मतलब ये लिस्ट वाइज सवाल बन सकता है, 4 मार्क का, उसको आपको कहीं एक्सप्लेन नहीं करना है, बस जो है उसको लिख के आना है। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस रिलेशन करना है, असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम है, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस है, मॉनिटरिंग है। ये 6 पॉइंट याद कर लो, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। ओके, ज्यादा दिमाग लगाने की गरज नहीं, 6 पॉइंट याद करना, निकल जाना है। मैंने आपको रेगुलर बैच के अंदर इसको याद कैसे करना है वो भी बता दिया था। अब यहाँ पे वो सारी बातें तो नहीं बता सकता हूं, बस ये बता सकता हूं कि भैया ये 6 पॉइंट आपको 4 मार्क के लिए ऐसे ही पूछ सकते हैं। अदरवाइज सवाल कैसे बनेगा, सवाल बन सकता है इनमें से किसी पॉइंट पे। जैसे अभी बता देता हूं कि इनमें से कौन कौन से पॉइंट पे सवाल आने के चांसेस है। नाउ अगेन आई एम नॉट गिविंग यू गारंटी कि इस पे सवाल आएंगे, लेकिन एज पर माय एक्सपीरियंस कहां पे सवाल ऑलरेडी बने हैं जिसके ऊपर सवाल बन सकता है। एक बन सकता है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, उसके अंदर एक पॉइंट है, उस पर सवाल बन सकता है। तो पहला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आई गेस आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के अंदर, आईसीए के स्टडी मटेरियल के अंदर इस पे एक सवाल है। दूसरा सवाल जो है इस ऐसे के अंदर वो बन सकता है, वो इसके ऊपर एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, एथिकल रिक्वायरमेंट। ये ऐसे आपके ये एथिक्स वाला जो पार्ट है इस चैप्टर के अंदर, वेट अ सेकेंड, एथिकल रिक्वायरमेंट वाला जो पार्ट है वो बेसिकली आपका जो पॉइंट आता है एथिक्स, यानी कि इस टॉपिक के अंदर जो एथिक्स वाला टॉपिक आता है उसके अंदर कवर हो जाएगा। यहां पे ऐसे 220 में वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एथिक्स में इंपॉर्टेंट मार्क करवा दूंगा। नेक्स्ट आता है आपका एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। ओके, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इन 6 पॉइंट में से इन 3 पॉइंट्स पे आप फोकस रख करके जा सकते हो। इनके आंसर्स को आपको याद करना है, बाकी सारे आंसर्स को डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे मैंने कहा ये 6 के 6 पॉइंट आपको होलसेल सवाल आ सकते हैं, बस लिस्ट लिख के आ जाना, 4 नंबर मिल जाएंगे। अगर डिटेल में सवाल पूछना है तो इन 3 टॉपिक पे सवाल आपको पूछा जा सकता है। तो इन सारे 6 के 6 पॉइंट्स को कंसिडर करने की, इन पॉइंट्स को समझने की, इन मैटर्स पे ध्यान देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आपके एंगेजमेंट पार्टनर की है। तो उसके अंदर पहला पॉइंट जो है वो आता है आपका लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी ऑन एन ऑडिट। ओके, क्या पॉइंट है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी इन एन ऑडिट। सर ये पॉइंट क्या बताता है आपको, ओके शांति समझिएगा। बेसिकली जो लीडरशिप, जो एंगेजमेंट पार्टनर होता है वो आपके ऑडिट का एक लीडर होता है। उस लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक द ओवरऑल, टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। मतलब ऑडिट के अंदर ओवरऑल क्वालिटी को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आपके ऑडिट एंगेजमेंट की है। टू मेंटेन दी ओवरऑल क्वालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दी, टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दी, टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दी ओवरऑल क्वालिटी ऑन एन ईच ऑडिट एंगेजमेंट। तो पहला पॉइंट याद रखना है कि एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दी
ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। इसकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, पूरे के पूरे ऑडिट के अंदर उसकी क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, ये चेक करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहां पे देखिए पॉइंट नंबर 2 में क्या आ रहा है, इंपॉर्टेंस टू द ऑडिट ऑफ द क्वालिटी ऑफ। मतलब अगर आपको ऑडिट के अंदर क्वालिटी रखनी है तो कौन से पॉइंट्स पे इंपॉर्टेंस देना है। हमने कहा ना कि एंगेजमेंट पार्टनर जो है उस ऑडिट के अंदर ओवरऑल क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ओवरऑल क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो उसने कौन से पॉइंट पे ध्यान देना है। तो पहला पॉइंट जिस पे ध्यान देना है वो है कि ही शुड परफॉर्म दी वर्क टू कंप्लाई विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। सर ये इसको पहले कहीं देखा है, अभी देखा है, ये ऑब्जेक्टिव के अंदर है ना। सेम ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस बाय मेंटेनिंग द क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर दैट माय ऑडिट इज कंप्लाइंग विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो क्वालिटी, ओवरऑल क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, उसने क्या चेक करना है, दैट हु हैज टू कंसिडर दैट वी आर परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ द ऑडिट विच कंप्लाइंग विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। Number 3, issuing the auditor's report that are appropriate in the circumstances। सेम ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट आता है। तो अगर मान लो आपका ऑडिटर एंगेजमेंट पार्टनर ओवरऑल ऑडिट के क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो उसने कौन से पॉइंट पे ध्यान देना है, या फिर वो इंपॉर्टेंस क्यों है क्वालिटी का। बिकॉज अगर मान लो आप काम कर रहे हो तो वो काम कंप्लाई कर रहा है विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, आप अपना रिपोर्ट इश्यू कर रहे हो विच इज अप्रोप्रिएट वन। नंबर 3, यू आर कंप्लाइंग विद द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। एसक्यूसी 1 में यही पढ़ने वाले हैं कि फर्म लेवल पे आपको जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने अभी आपको बताया कि इंडिपेंडेंस जो है वो इंडिपेंडेंस किसका होना चाहिए, इंडिपेंडेंस एंगेजमेंट पार्टनर साथ साथ अदर पार्टनर का होना चाहिए। यहां पे बताया ना मैंने आपको, इंडिपेंडेंस जो है वो किसका होना चाहिए, एंगेजमेंट पार्टनर का होना चाहिए और बाकी पार्टनर्स का होना चाहिए। एंगेजमेंट टीम मेंबर्स और अदर एम्प्लॉइज के अंदर भी इंडिपेंडेंस होना चाहिए। ये आपको किसी ऐसे ने नहीं बताया, ये आपको फर्म के खुद के क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर में लिखा जाएगा, जिसको फर्म ने कंप्लाई करना है, जिसको उस ऑडिटर ने फॉलो करना है। ऑडिटर ये नहीं कह सकता, एंगेजमेंट पार्टनर ये नहीं कह सकता, अरे मैंने तो लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई किया हुआ है, मैंने स्टैंडर्ड के हिसाब से इंडिपेंडेंट चेक किया है, ये तो अपनी फर्म की क्वालिटी है, करो करो, नहीं करो नहीं करो। नहीं, फर्म का जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर है उसको भी एंगेजमेंट पार्टनर ने फॉलो करना है, बिकॉज वो फर्म से जुदा थोड़ी ना है। फर्म ने जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर बोले वो पूरे करना है। दूसरा एग्जांपल, हमने देखा था कि ऑडिट फाइल जो है वो आपको बना के रखनी है विद इन 60 डेज, लेकिन फर्म बोलता है 60 डेज नहीं 45 डेज के अंदर कंप्लीट करो। तो क्या एंगेजमेंट पार्टनर ये कहेगा नहीं नहीं नहीं, स्टैंडर्ड ने क्या बोला है 60 दिन के अंदर कंप्लीट करो, मैं 60 दिन के अंदर कंप्लीट करूंगा? ऐसा नहीं, फर्म ने क्या बोला 45 डेज। ये आपका क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर एट फर्म लेवल। तो ऐसा नहीं है कि ओनली प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करो तो आपका क्वालिटी रहेगा, आपके फर्म के खुद के भी क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर हो सकते हैं, उसको भी आपने फॉलो करना है। ये रहा आपका पॉइंट नंबर 3। एंड पॉइंट नंबर 4, एंगेजमेंट टीम्स एबिलिटी टू रेज द कंसर्न विदाउट एनी फियर ऑफ रिप्रेजल। मींस व्हाट, कि एंगेजमेंट टीम मेंबर के अंदर जितने भी लोग हैं उनके अंदर कंसर्न्स को रेज करना विदाउट फियर, ये एबिलिटी जनरेट करना, ये एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हो सकता है कुछ फर्स्ट ईयर आर्टिकल हो या कोई जूनियर एम्प्लॉइज हो, वो इतने सहजता से या इतने कॉन्फिडेंस से अपने क्वेरीज को रेज ना कर पाए इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट तो बड़े लोग होते हैं, वो अन्नदाता है, उनको जाकर के कैसे हम लोग अपना क्वेरीज वगैरह रेज करें। तो ये कॉन्फिडेंस देने का विदाउट फियर, उनको मैनेजमेंट के सामने जाकर के क्वेरीज रेज करने का जो एबिलिटी है वो एंगेजमेंट पार्टनर ने ही दिलवाना है। उसके लिए वो क्या करे, वो खुद सोचेगा, इंडिपेंडेंट है, कोई क्या बोलते सब्जेक्टिव मैटर है कि वो उनके साथ जाएगा, उनको कहेगा कि नहीं ये सही है गलत है, मतलब अपने एम्प्लॉयज को बैक करना, अपने टीम मेंबर को बैक करना कि ये सही है गलत है, ये उनके अंदर फियर जो है उसको मिटाना, ये करना मतलब क्वालिटी को इंपॉर्टेंस देना, क्वालिटी को मेंटेन करना। वापस एक बार पहले पॉइंट के अंदर क्या चीज है, पहला पॉइंट कौन सा है, दैट इज द लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट आर द लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्वालिटी इन एन ऑडिट? कौन है लीडर? लीडर है एंगेजमेंट पार्टनर। तो एंगेजमेंट पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द
ऑडिट एंगेजमेंट, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ओवरऑल क्वालिटी। और क्वालिटी को मेंटेन करना है तो क्या करेगा, ही शुड चेक वेदर माय वर्क इज कंप्लाइंग विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, माय रिपोर्ट विच इज इशूड विच इज अप्रोप्रिएट, फर्म के क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर को फॉलो किया है, और मेरे एंगेजमेंट टीम मेंबर विदाउट फियर अपने क्वेरीज को रेज कर सकते हैं। ये एबिलिटी उनके अंदर जनरेट करके देना, मतलब मैंने क्या करना, क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करना है, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर को इंप्लीमेंट करना है, ओवरऑल क्वालिटी को चेक करना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पहला पॉइंट यहां पे मैं लिखता हूं, देखिए पहला पॉइंट कौन सा आएगा, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आएगा, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ओवरऑल क्वालिटी, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ओवरऑल क्वालिटी। और उसके लिए वो क्या करेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी इंपॉर्टेंस क्यों है, नंबर 1 क्या कि उसका जो काम है वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को कंप्लाई कर रहा है, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर रहा है। नंबर 2 जो रिपोर्ट वो इशू कर रहा है वो अप्रोप्रिएट है। वो दो बातें कहां से आ रही है, आपके SA 220 के ऑब्जेक्टिव से आ रही है। मेरे जो टीम मेंबर है वो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर जो फर्म का है उसको कंप्लाई कर रही है, एंड साथ साथ विदाउट फियर कंसर्न्स को रेज कर रहे हैं। ये मैंने अगर किया तो मेरी लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो चुकी है। आई गेस एथिकल एंगेजमेंट पार्टनर क्वालिटी कंट्रोल के लिए कौन से मैटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके अंदर पहला पॉइंट जो है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपको क्लियर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मैटर पे जंप करते हैं जो आपके क्वालिटी कंट्रोल के लिए एंगेजमेंट पार्टनर ने कंसीडर करना है, वो है आपका रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। मेरे सारे के सारे जो एंगेजमेंट टीम मेंबर्स हैं उन्होंने उस पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर जो एथिकल रिक्वायरमेंट आपके एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड्स, याद है आपको इस लेक्चर के पहले मैंने आपको बताया था एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड होता है, उस एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने बनाए हुए सारे के सारे जो आपके एथिकल रिक्वायरमेंट्स है उसको कंप्लाई करना है। वैसे एथिकल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी से बहुत ज्यादा। अब ऐसे 220 के अंदर एथिकल रिक्वायरमेंट में उन सब में से एक ही चीज को कवर किया है, इंडिपेंडेंस। हम जब भी बात करते हैं एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, मतलब एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ साथ इंडिपेंडेंस को भी कंप्लाई करिए, मतलब इंडिपेंडेंस इज आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर एथिकल रिक्वायरमेंट। तो यहां पे बस और बस इंडिपेंडेंस की चर्चा हो रही है। इंडिपेंडेंस क्या होता है, ऊपर देखेंगे एथिक्स के अंदर कि इंडिपेंडेंस क्या होता है। यहां पे बस बोला है कि एंगेजमेंट पार्टनर आप ये चेक करो कि आपके एंगेजमेंट टीम मेंबर्स के अंदर इंडिपेंडेंस पे कोई थ्रेट तो नहीं है। आइडेंटिफाई वेदर देयर इज एनी थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस विच may not be eliminated by the safeguards or which can be reduced to an acceptable level। मतलब एंगेजमेंट पार्टनर आप ये चेक करिएगा कि आपके एंगेजमेंट टीम मेंबर के अंदर या एंगेजमेंट टीम मेंबर्स में इंडिपेंडेंस बरकरार है, उस इंडिपेंडेंस को कोई थ्रेट नहीं है। और अगर कोई थ्रेट है तो एक काम करो, आप उसको सेफगार्ड लगाने की कोशिश करो और उसको एक्सेप्टेबल लेवल पे रिड्यूस करने की कोशिश करो। जैसे अगर मान ले किसी एंगेजमेंट टीम मेंबर के अंदर एक ऐसा मेंबर है जिसके फैमिली मेंबर्स, मम्मी पापा वगैरह, उस कंपनी का जिसका ऑडिट कर रहे हैं उसके सीनियर एम्प्लॉइज है या फिर उसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, तो एक काम करो उसके अंदर आपके एंगेजमेंट टीम मेंबर में से उस पर्सन को निकाल दो। यू हैव इंप्लीमेंटेड द सेफगार्ड्स टू एलिमिनेट द थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस नजर आ रहा है तो एक काम करिए, आप उस इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने के लिए उसके जो थ्रेट्स है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करो, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करो। जैसे हमने कहा था कि एंगेजमेंट पार्टनर ने 1 लाख के ऊपर फेस वैल्यू के शेयर्स खरीदी नहीं करने। अगर ड्यूरिंग द ऑडिट उसको पता चला कि भैया अरे मेरे तो रिलेटिव्स ने 1 लाख के ऊपर का होल्डिंग रखा हुआ है, तो एक काम करो उनको 1 लाख तक कम करने के लिए बोलो, रिड्यूस करने के लिए बोलो। किसी ऑडिटर ने खुद ने एंगेजमेंट पार्टनर ने 1 रुपए का भी सिक्योरिटी होल्ड नहीं करने का है, अगर किया हुआ है तो उसको बेच दो। यू ट्राई टू एलिमिनेट द थ्रेट।
तो एथिकल रिक्वायरमेंट के अंदर ऐसे 220 पे, देखो मैंने क्या बोला, ऐसे 220 में कंफ्यूजन मत करना। एथिकल रिक्वायरमेंट पे सवाल स्पेसिफिकली आएगा तो आपने क्या लिखना है, आपने सारे एथिकल रिक्वायरमेंट लिखने हैं, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस पे पूरी चर्चा करनी है। लेकिन अगर मान लेते ऐसे 220 पे अगर ये सवाल बनता है तो एथिकल रिक्वायरमेंट के अंदर बस और बस इंडिपेंडेंस पे चर्चा होगी। चेक करना, आइडेंटिफाई करना कि कोई थ्रेट तो नहीं है, थ्रेट है तो सेफगार्ड्स क्या है टू रिड्यूस द थ्रेट, और उसको रिड्यूस करने का क्या मांजरा है, रिड्यूस करने के क्या मेथड से, ये चेक करिए। अगर मान लेते हैं आप कहीं उस थ्रेड्स को एलिमिनेट नहीं कर पाए तो उसको रिपोर्ट करिए तो किसको, विद इन दी फर्म, मतलब आपके जो सीनियर पार्टनर है उनको आप कम्युनिकेट करिए, आपके क्वालिटी कंट्रोल का जो आपने पार्टनर्स वगैरह रखे उनको जाके बताइएगा कि प्लीज ऐसा ऐसा थ्रेट है, उसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, क्या करें बताओ। चाहे तो उसको विड्रॉ करने के भी बारे में आप सोच सकते हो, मतलब इसके थ्रेड जो है एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं, हम उसको एलिमिनेट कर लेंगे, हम उस ऑडिट एंगेजमेंट से ही विड्रॉ करेंगे। इन शॉर्ट वापस एक बार, रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट जो सेकंड पॉइंट है उसके अंदर एथिकल रिक्वायरमेंट की बात ही, बाकी बातें नहीं आएगी, वो सारे एथिक्स के अंदर पढ़ेंगे, यहाँ पे बस इंडिपेंडेंस की चर्चा हो रही है। एंगेजमेंट पार्टनर शुड आइडेंटिफाई वेदर देयर आर एनी थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, अगर है तो उसके सेफगार्ड्स क्या है सो दैट हम उसको रिड्यूस कर पाए, और अगर मान लो हम रिड्यूस नहीं कर पाएंगे तो उसको रिपोर्ट करो कि देखो ये थ्रेट्स है, क्या करें, शुड वी कंटिन्यू विद रिडक्शन और शुड वी विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट, ये आपको इस रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट के अंदर चेक करना है। तो सेकंड पॉइंट जो आपका आएगा वो आएगा, क्या बोलो, रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, क्या आएगा, एथिकल रिक्वायरमेंट, और एथिकल रिक्वायरमेंट के अंदर अब इंडिपेंडेंस की चर्चा करेंगे। अगर इंडिपेंडेंस पे कोई थ्रेट है तो उसको सेफगार्ड्स क्या है, ये एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सेकेंड पॉइंट, अगर कोई थ्रेट्स है तो उसको रिपोर्ट करो, और आगे जाकर के अगर विड्रॉ करना है तो विड्रॉ करने के बारे में भी सोचिएगा। ये आता है आपका एथिकल रिक्वायरमेंट। एथिकल रिक्वायरमेंट में बस एक ही बार लिखना है, दैट इज योर इंडिपेंडेंस। आगे सेकंड पॉइंट के लिए पहला पॉइंट कौन सा है, लीगल रिक्वायरमेंट, सॉरी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा कौन सा है, एथिकल रिक्वायरमेंट। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आएगा एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट्स रिलेशनशिप, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, इस पे सवाल आपको देखने को मिल सकता है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। अब मैंने आपसे कहा एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई नया क्लाइंट ढूंढ रहे हैं या नया क्लाइंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, कोई एग्जिस्टिंग, ओल्ड नहीं बोलेंगे, एग्जिस्टिंग क्लाइंट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंगेजमेंट पार्टनर ने क्या चेक करना है। देखिए यहां पे ये एक एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फर्म ने ऑब्टेन करनी है सच इंफॉर्मेशन जो उस क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले या एग्जिस्टिंग क्लाइंट को कंटिन्यू करने के लिए डिसीजन लेने में मदद कर पाए। ऐसे 220 क्या कहता है कि एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस फर्म को वो इंफॉर्मेशन दिलवाए जिसके वजह से फर्म ये डिसाइड कर पाए कि ये नया क्लाइंट हम एक्सेप्ट करें या एग्जिस्टिंग क्लाइंट को कंटिन्यू करें। अब ये इंफॉर्मेशन कौन सी है, कौन सी, वो सच्ची इंफॉर्मेशन मतलब कौन सी इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन लाइक इंटीग्रिटी ऑफ द प्रिंसिपल ओनर, मतलब उस कंपनी के अंदर जितने आपके प्रिंसिपल शेयर होल्डर्स है उनकी इंटीग्रिटी क्या है। चलो ओनर की कंपनी के बारे में सोचा, लेकिन हमारी भी कोई कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, हमारे एंगेजमेंट टीम मेंबर्स की क्या कॉम्पिटेंसी है, भैया हम भी तो कॉम्पिटेंट होने चाहिए ना। मैंने पहले बताया था आपको, मेरे पास 15 का स्टाफ है और मैं लिस्टेड कंपनी को ऑडिट करने के लिए जा रहा हूं, ये पॉसिबल ही नहीं, मैं कैसे लिस्टेड कंपनी को ऑडिट करूं विद द 15 पीपल, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। मैं एनबीएफसी ऑडिट मैंने पहले किया ही नहीं है, तो हाउ कैन आई कंटिन्यू विद द एनबीएफसी ऑडिट, आई कैन नॉट कंटिन्यू, आई कैन नॉट टेक द असाइनमेंट ऑफ एनबीएफसी। मैंने किसी फिनटेक कंपनी का ऑडिट नहीं किया हुआ ऑलरेडी, मेरे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, तो आई कैन नॉट कंटिन्यू, आई कैन नॉट कंडक्ट द ऑडिट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो पहले इंटीग्रिटी ऑफ द प्रिंसिपल ओनर चेक करिए, उसके अंदर कोई मतलब ऐसे ओनर नहीं है जिनके ऊपर कोई लीगल केसेस चल रहे, पेंडिंग लिटिगेशन है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस के उनके ऊपर कोई लिटिगेशन चल रहा है, उनके ऊपर कोई केसेस चल रहे, ऐसे तो लोग नहीं है। ये चेक करिएगा कि आप उन लोगों का काम करोगे नहीं करोगे। दूसरा, आपका कॉम्पिटेंसी चेक करो, पहले उनका इंटीग्रिटी चेक करो, फिर आपका कॉम्पिटेंसी, उनका इंटीग्रिटी आपका कॉम्पिटेंसी, उनका इंटीग्रिटी आपका कॉम्पिटेंसी चेक करिए। नेक्स्ट वन, क्या आप एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करते हो या नहीं करते हो। मतलब हो सकता है कि
पिछले साल में इंडिपेंडेंट था, इस साल में इंडिपेंडेंट नहीं हूं, इस साल मैंने उस कंपनी के शेयर्स खरीदी कर लिए है, मेरे रिलेटिव ने शेयर खरीदी कर लिए है, मैंने कोई और ऑडिट असाइनमेंट लिया हुआ है, तो मैं इंडिपेंडेंट हूं कि नहीं उसको कंटिन्यू करने के टाइम पे, या नया कोई क्लाइंट मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं उस टाइम पे मैं इंडिपेंडेंट हूं कि नहीं, मेरे पास उस कंपनी के कोई शेयर्स तो नहीं, कोई सिक्योरिटी वगैरह तो नहीं, मेरे रिलेटिव्स के पास तो नहीं है, ये चेक करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले या फिर कंटिन्यू करने से पहले एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करती नहीं करते वो चेक करना है। एंड लास्ट वन, ऐसे कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर्स जो करंट ऑडिट के अंदर मेरे को मिले हैं या फिर प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर मेरे को समझे हैं और उनके इंप्लीकेशंस क्या है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उस क्लाइंट को मैंने एक्सेप्ट करना है या उस क्लाइंट को कंटिन्यू करना है या नहीं करना। बेसिकली पॉइंट नंबर डी जो है वो कंटिन्यूअस के एंगल से है, नए क्लाइंट को एक्सेप्ट करने के एंगल से नहीं है। वापस एक बार, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप के अंदर क्या करना है, फर्म शुड ऑब्टेन सच इंफॉर्मेशन व्हिच विल हेल्प द फर्म टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट द न्यू ऑडिट और वेदर टू कंटिन्यू द एग्जिस्टिंग ऑडिट। और ये इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा, एंगेजमेंट पार्टनर प्रोवाइड करेगा। कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट, कॉम्पिटेंसी ऑफ द एंगेजमेंट टीम मेंबर, एथिकल रिक्वायरमेंट को पूरा करती कि नहीं करते हैं। एंड लास्ट वन, ऐसे सिग्निफिकेंट मैटर्स जो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर मेरे पास आए हैं, मैंने आइडेंटिफाई किए और उनका इंप्लीकेशन क्या है। बस हो गया। आपको सवाल क्या बन सकता है कि बताओ किसी भी क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है कंटिन्यू करने से पहले कौन सी इंफॉर्मेशन आपने ऑब्टेन करनी है, कौन सी इंफॉर्मेशन, तो ये इंफॉर्मेशन आपने ऑब्टेन करनी है। ये आपका 4 मार्क का सवाल बनेगा। 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट लिख दो, आपका आंसर हो जाएगा हाँ कि ना। तो यहां पे आएगा आपका क्या, बोलो, थर्ड वाला क्वेश्चन, दैट इज ANC एक्टिविटीज। व्हाट इज ANC एक्टिविटी, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस एक्टिविटी। तो आपने करना क्या है, यू हैव टू ऑब्टेन दी सच इंफॉर्मेशन। और सच इंफॉर्मेशन क्या है, नंबर 1 बताएंगे, क्या आपके ऑडिट के अंदर जो प्रिंसिपल ओनर्स है, क्या है बोलो, प्रिंसिपल ओनर्स है, उनका इंटीग्रिटी क्या है। तो मैं लिखूंगा इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर, इंटीग्रिटी ऑफ द प्रिंसिपल ओनर। नंबर 2 आप चेक करेंगे कि हमारी कॉम्पिटेंसी क्या है, बस उनका चेकिंग नहीं करने का, कॉम्पिटेंसी ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर चेक करने का। नंबर 3 क्या हम एथिकल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। एंड नंबर 4 ऐसे सिग्निफिकेंट मैटर्स जो आपको करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के ऑडिट के अंदर पता चल चुका है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, सवाल देखने को मिल जाए। फटाफट इसको कवर करेंगे, फटाफट इसको रिवाइज करेंगे और फिर एग्जामिनेशन में जाएंगे। मैं जो आपको लिख के दे रहा हूं वो लिख के दे रहा हूं कौन से एंगल से, आप एग्जामिनेशन के पिछले दिन क्या क्या रिवाइज करके जाओगे, किस किस चीज पे निगाह लगा के जाओगे, इसके लिए मैं सारी बातें लिख के दे रहा हूं। फास्ट ट्रैक बैच का अपना ऑब्जेक्टिव वही है, ताकि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना आपको लगे कि हमने कुछ कवर किया ही नहीं किया है। ऑडिट के अंदर यही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, क्या पढ़ू क्या ना पढ़ू। तो इस फास्ट ट्रैक बैच को उस एंगल से देखना है कि मैंने अभी फास्ट ट्रैक बैच देखनी है, उसका नोटिंग बनाना है, प्रीवियस डे पे एग्जामिनेशन के पहले कौन कौन से पॉइंट्स को मैंने देख करके जाना है। कॉस्टिंग का पेपर हो गया, उस दिन के बाद अगले दिन का पूरा दिन और फिर पेपर के जाने के टाइम पे वो जो आपके पास 1.5 दिन 1.5 डेज मिलते हैं, वो 1.5 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है सो दैट आपको एक कॉन्फिडेंस बन जाए कि हाँ भैया मैंने पूरा ऑडिट कवर किया हुआ है। तो उसके लिए फास्ट ट्रैक बैच जो है वो आपने देखनी है और उस एंगल से प्रिपरेशन करना है। दिस इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर योर रेगुलर बैच, लेकिन फिर भी इतना भी आपने कर लिया तो मैं कहता हूं पासिंग तक तो आपका सारा पॉइंट हो जाएगा। और जिनका ऑलरेडी क्लास हो चुका है, जो ऑलरेडी क्लास देख करके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके इस फास्ट ट्रैक बैच को देख करके उस हिसाब से प्रिपेयर करेंगे, उनके लिए तो एग्जामिनेशन कहीं गया नहीं है। और जो लोग 90 वगैरह स्कोर करना टारगेट रखते हैं वो तो मैजिकल नंबर अचीव कर ही लेंगे। मेरी दुआ आपके साथ है कि आप मैजिकल नंबर को अचीव करिएगा। 90 प्लस का टारगेट आपका होना चाहिए जो एक सही तरीके से ऑडिट को प्रिपेयर करना चाहते हैं। सही बात है। तो यहां पे खत्म हो गए आपके 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट कौन सा था, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर 2 एथिकल रिक्वायरमेंट, नंबर 3 एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। एक बार तीनों पॉइंट्स को मैं रिवाइज करता हूं फिर आगे बढ़ेंगे। हमने देखा अभी यहां पे क्या बोलो, पहला देखा ऑब्जेक्टिव कि ऐसे 220 का ऑब्जेक्टिव क्या है। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऐसे 220? ऑब्जेक्टिव है कि आपके पास ऐसे क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर होनी चाहिए जो आपको रीजनेबल एश्योरेंस दे दे कि भैया हमारे ऑडिट के अंदर कंप्लाई हुआ है सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट और हमारा जो रिपोर्ट गया है वो अप्रोप्रिएट है। नंबर 2
एंगेजमेंट पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन से मैटर्स पे उसने ध्यान देना है, तो फॉलोइंग मैटर्स पे ध्यान देना है। अगर उसको क्वालिटी के बारे में देखना है तो नीचे दिए गए पॉइंट्स पे ध्यान देना है। नंबर 1 लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, हु इज द लीडर, एंगेजमेंट पार्टनर, उसने क्या करना है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द ऑडिट। ओवरऑल क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब उसने कौन से फैक्टर्स को इंपॉर्टेंट मानना है, कौन से चीजों को इंपॉर्टेंट मानना है। नंबर 1 चेक करना है कि उसका ऑडिट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है और रिपोर्ट अप्रोप्रिएट है। अगेन ऑब्जेक्टिव के दोनों पॉइंट। नेक्स्ट वन, फर्म की जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर है, भैया प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के अंदर भी है, लेकिन फर्म के भी खुद के कुछ स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, उसको वो कंप्लाई करते हैं नहीं करते हैं। एंड लास्ट वन, विदाउट फेयर अपने जो एंगेजमेंट टीम मेंबर है वो अपने क्वेरीज को, अपने कंसर्न्स को रेज कर पाए। अगर ये कर लिया तो वो ओवरऑल क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसने निभाया है। यह आएगा लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में। ये लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। आई बात समझ में। नेक्स्ट वन, एथिकल रिक्वायरमेंट। अब यहां पे बाकी सारे एथिकल रिक्वायरमेंट की चर्चा नहीं हो रही है, वो एथिक्स में होगी। यहां पे इंडिपेंडेंस की चर्चा होगी। इंडिपेंडेंस की चर्चा मतलब क्या, क्या कोई इंडिपेंडेंस को थ्रेट है, थ्रेट है तो सेफगार्ड्स क्या है, कैसे उसको रिड्यूस करे, और अगर मान लो रिड्यूस नहीं हो पा रहा है तो उसको अप्रोप्रिएट लेवल पर रिपोर्ट करो, और चाहे तो आप क्या करिए, उससे विड्रॉ करने के बारे में सोचिए। ये सारी बातें एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जाकर के रिपोर्ट करना, एथिकल रिक्वायरमेंट को चेक करना। एंड नंबर 3 एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्टेंस मतलब नए क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है, कंटिन्यूअस मतलब कि एग्जिस्टिंग क्लाइंट को कंटिन्यू करना है। अब ये करने के टाइम पे every time engagement partner should obtain such information. Which information? Number 1 integrity of the principal owner, competency of the engagement team member, then ethical requirement को comply करती नहीं करते। and last one ऐसे significant matters जो previous audit के अंदर या current year के audit के अंदर हमको पता चली है, जो हमको ये बता पाए कि कंटिन्यू करना है या नहीं कंटिन्यू करना है। आई बात समझ में? आई गेस ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर है। आई बात समझ में? पॉइंट नंबर डी जो है एकदम सिंपल सा ये पॉइंट है, 2 मिनट दे रहा हूं, एक बार इसको पढ़िएगा और बताइएगा क्या लिखा है। ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, फटाक से कवर हो जाएगा। प्लीज रीड दिस पॉइंट नंबर 4, असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम्स। ओके, आई गेस आपने पढ़ा हुआ है। व्हाट इज दिस असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम। देखिए मेरे पास बहुत सारा स्टाफ है, मान लो मेरे पास 150-200 लोगों का स्टाफ है। अब उनमें से मेरे को मेरी एंगेजमेंट टीम सिलेक्ट करनी है। ये वाला पॉइंट मेरे को क्या करना है, मेरी एंगेजमेंट टीम सिलेक्ट करनी है। अब ये एंगेजमेंट टीम सिलेक्ट करने के टाइम पे मैं किन लोगों को सिलेक्ट करूं। अगर मान लेते हैं मेरा ऑडिट बहुत ही बड़ा है या उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, तो मैं किन लोगों को सिलेक्ट करूंगा, मैं ऐसे लोगों को सिलेक्ट करूंगा जो कि एक्सपीरियंस्ड है। मैं इन एक्सपीरियंस लोगों को नहीं लूंगा तो उनको एक्सपीरियंस लोगों के साथ में काम पे लगाऊंगा। कई बातों पे मेरे को खुद को चेकिंग करना होगा, मैं किसी और पे निर्भर नहीं रह सकता। तो मेरे को एंगेजमेंट टीम जो सिलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ उनके अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंसी और उनके कैपेबिलिटीज। बस खत्म। वो पर्टिकुलर काम करने के लिए वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है, और उनके पास कैपेबिलिटी है या नहीं है। अगर है तो मैं उनको सिलेक्ट करूंगा, अदरवाइज उनको सिलेक्ट नहीं करूंगा। डिपेंड्स अपॉन व्हिच काइंड ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट दैट आई एम लुकिंग इनटू। आई बात समझ में? छोटा सा पॉइंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली इस पे पूरा का पूरे सारे के सारे पॉइंट लिखो ऐसा नहीं आएगा। आएगा तो लिस्ट बनाने के लिए बोलेंगे, लिस्ट बनाने के लिए बोलेंगे तो लिस्ट लिख के आ जाना। सारे के सारे लिस्ट के अंदर सारे पॉइंट लिखने के लिए बोलो, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो आप उसको वैसे भी स्किप कर सकते हो फ्रॉम रिविजन पर्पस। नेक्स्ट आएगा एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करना। अब देखिए पहले मैंने लीडर को फाइनलाइज किया, फिर उसके बाद मैंने ये चेक करा कि भैया मैंने उस क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है या क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं करना है। फिर एथिकल रिक्वायरमेंट को चेक किया, फिर मैंने उस हिसाब से एंगेजमेंट टीम को सिलेक्ट किया। अब एंगेजमेंट टीम को सिलेक्ट करने के बाद मैं एक्चुअली में काम भी तो करूंगा, मतलब एंगेजमेंट परफॉर्मेंस मतलब एक्चुअली में जहां पे काम हो रहा है। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस मैं अभी काम कर रहा हूं, मैं ऑडिट कर रहा हूं,
तो ऑडिट करते समय ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो 6 के 6 पॉइंट हम लोग देख रहे हैं ना, वो एंगेजमेंट पार्टनर के एंगल से देख रहे हैं कि एंगेजमेंट पार्टनर का ऑडिट के अंदर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंगेजमेंट पार्टनर का परफॉर्मेंस के दौरान? तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डीएसआर। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोलो? डीएसआर। व्हाट इज डीएसआर? डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। वैसे रिव्यू जो होता है वो कंप्लीशन में होता है, ड्यूरिंग परफॉर्मेंस नहीं होता है, लेकिन लिंक से डीएसआर याद कर लो, कोई चिंता नहीं है। व्हाट इज डी? डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्शन। डायरेक्शन माने कि मैंने अपने एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को डायरेक्ट करना है कि भैया ऐसा काम करो, वैसा काम करो, प्लानिंग बनाना, प्रोग्राम करना, स्ट्रैटेजी बनाना, ये सारा काम किसका है? एंगेजमेंट पार्टनर का है। और उस हिसाब से लोगों को डायरेक्ट करना कि ये काम वहां पे होना चाहिए, वहां होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो होना नहीं चाहिए, ऐसे ये सैंपल्स आप कवर करिए, वो सैंपल ऐसा चेक करिए, वगैरह वगैरह। मतलब डायरेक्शन देने का काम किसका है? एंगेजमेंट पार्टनर का है। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में ऑडिट करते समय डायरेक्शन देना ईटीएम को, ये किसका काम है? एंगेजमेंट पार्टनर का काम है। उनका काम सुपरवाइज करना। ऐसा नहीं कि डायरेक्शन दे दिया और हम निकल आ गए, उनको सुपरवाइज करने का काम भी उनका है। डायरेक्शन देना, सुपरविजन करना, डायरेक्शन करना, सुपरविजन देना, डायरेक्शन करना, सुपरविजन देना, एंड एंड में क्या करेंगे? रिव्यू भी करेंगे। डायरेक्शन दिया, उन्होंने काम किया, सुपरवाइज किया, एंड में उनको रिव्यू भी करेंगे। तो डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ द ईटीएम, ये एंगेजमेंट पार्टनर का काम है ड्यूरिंग द एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। आई बात समझ में? नेक्स्ट वन, फर्दर द रिव्यू ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अभी रिव्यू की बात जो आती है वो डॉक्यूमेंटेशन में आती है। रिव्यू ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बिफोर द इश्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। जो डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन किए एंगेजमेंट टीम मेंबर में, एंगेजमेंट टीम मेंबर ऑडिट करते समय बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट जनरेट करेंगे, उसको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं, वर्किंग पेपर्स बोलते हैं। एक बार उन डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करना है बिफोर द रिपोर्ट इज इशूड। ऐसा ना हो जाए कि कुछ डॉक्यूमेंट्स मिस आउट हो जाए जिसके बेस पे अपना ओपिनियन वगैरह बदल सकता है। तो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसको रिव्यू करना बिफोर द रिपोर्ट इज इशूड एंड एंश्योर दैट कि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं ताकि हम अपना एक सही कंक्लूजन रीच करें। हमने देखा था ना कि कंक्लूजन रीच करने के लिए बेसिस फॉर ओपिनियन क्या होता है? वी हैव ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। बेसिस फॉर ओपिनियन में आता है ना। तो ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर ने रिपोर्ट इश्यू करने से पहले सारे डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू करने हैं और वो एंश्योर करना है कि हमारे पास सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस आए हैं कि ये अपना ओपिनियन है। तो पहला पॉइंट कौन सा है? डीएसआर करना एंगेजमेंट टीम मेंबर को। नंबर 2, डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करना और चेक करना कि वेदर SAAE आया है या नहीं आया है। नंबर 3, एंगेजमेंट पार्टनर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरटेकिंग अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन। अगर मान लेते हैं कोई ऐसे पॉइंट्स है जो बड़ी डिफिकल्ट है, कॉन्टेंशुअस है, कॉन्टेंशुअस है मतलब कि दोहराए है या फिर बहुत ही डिफिकल्ट है या फिर उसके अंदर क्या बोलते हैं उसको कि ऐसे पॉइंट है जिसके ऊपर आपको राय लेना बहुत जरूरी है, डिबेटेबल पॉइंट्स है। तो ऐसे कोई डिफिकल्ट या कॉन्टेंशुअस मैटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है डिफिकल्ट एंड कॉन्टेंशुअस। तो अगर कोई डिफिकल्ट या कॉन्टेंशुअस मैटर है तो एंगेजमेंट पार्टनर को कभी कभी कंसिडर करना होगा कि मेरे को एक अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लेना है। किससे लेंगे? हो सकता है वो फर्म में से किसी एक सीनियर पार्टनर्स की हम कंसल्टेशन ले ले जो एक्सपीरियंस्ड है। मान ले कोई दूसरे पार्टनर जो बड़े सीनियर पार्टनर है, मेरे को कोई पॉइंट पे समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसा चेकिंग करे, तो मैं उनका कंसल्टेशन लूंगा। सत्यम के केस में फ्रॉड नजर आया तो भी फ्रॉड के साथ मैं क्या करूं? मेरे को नहीं पता है तो आई विल टेक ए कंसल्टेशन। देखो मेरे ऑडिट करते समय मेरे को एक फ्रॉड नजर आया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, उसको चेकिंग कैसे करना मेरे को नहीं पता है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, बड़े ही कॉम्प्लेक्स नेचर का ये ट्रांजैक्शन सेट किया हुआ है मैनेजमेंट ने, तो उसके लिए मैं एक्सपर्ट का क्या लूंगा? कंसल्टेशन लूंगा। हो सकता है मैं आउटसाइड द फर्म का भी कंसल्टेशन ले लूं, जैसे कि कोई लीगल काउंसिल होंगे तो उनका कंसल्टेशन लूंगा। हो सकता है कंपनी के ऊपर कोई लीगल लिटिगेशन एंड क्लेम चल रहा है तो उसके बारे में मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं, तो व्हाट आई विल डू, आई विल हायर अ लीगल काउंसिल या फिर एंटिटी का कोई लीगल काउंसिल है तो उससे मैं कंसल्टेशन लूंगा कि बताओ इस कंपनी के ऊपर जो केस चल रहा है उसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या है मेरे को पता, मेरे को ऑडिट करना है। तो जो कॉन्टेंशुअस और डिफिकल्ट मैटर्स है उन पे अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लेना, चाहे वो विद इन दी फर्म हो या फिर आउटसाइड दी फर्म हो, ये करना भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या क्या पार्ट? एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में ऑडिट करते समय एंगेजमेंट पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पहला है डीएसआर करना, नंबर 2 है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को चेक करना सो दैट ये इंश्योर करना कि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए हैं, एंड नंबर 3 क्या लेना? कंसल्टेशन लेना ऑन द डिफिकल्ट एंड कॉन्टेंशुअस मैटर। कंसल्टेशन मैं इन हाउस लूंगा या आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन भी ले सकता हूं। ये पहले 3 पॉइंट।
नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 इसको आप अगेन सब क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 पे आपको अलग से सवाल देखने को मिल जाए। अगर मान लेते हैं आपकी एंटिटी लिस्टेड एंटिटी है जिसका आप ऑडिट कर रहे हो, ओके, आप एक ऐसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो जो एक लिस्टेड एंटिटी है। अब उस लिस्टेड कंपनी के ऑडिट के अंदर एक सेपरेट पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, जिसको हम लोग कॉमनली EQCR कहते हैं, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। नाउ सर ये क्या होता है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू क्या होता है, एक बात समझिएगा, EQCR क्या होता है। सी फ्रेंड्स, अगर मान लो मेरी फर्म है EY, ओके, मेरी फर्म है EY और EY के बहुत ज्यादा ब्रांचेस है, ओके, एक ब्रांच है मुंबई में और एक ब्रांच है दिल्ली में, ओके, दो ब्रांचेस से वो डील करते हैं, बाकी चेन्नई वगैरह इसमें भी है, लेकिन मैं दो ब्रांच की बात कर रहा हूं। तो मान लो मुंबई के अंदर मुंबई के ब्रांच ने किसी कंपनी को ऑडिट किया है, मान लो टाटा पावर्स लिमिटेड, तो उनके पास एक एंगेजमेंट टीम मेंबर है, एंगेजमेंट टीम है, इसका एक एंगेजमेंट पार्टनर है जो इस टीम के जरिए टाटा पावर्स लिमिटेड का ऑडिट कर चुका है। नाउ फर्म का एक पॉलिसी है कि जब भी किसी लिस्टेड कंपनी का ऑडिट हम करेंगे तो अपने ही फर्म के अंदर हम इस ऑडिट को रिपोर्ट इशू करने के पहले किसी और पार्टनर से रिव्यू करवा के लेंगे। तो दिल्ली के अंदर एक पार्टनर है, मान लो मिस्टर ए, और यहां पे पार्टनर है मिस्टर बी जिन्होंने ये काम किया हुआ है। तो मिस्टर ए जो CAA है वो पार्टनर दिल्ली के हैं, ये क्या करेंगे, टाटा पावर लिमिटेड का ऑडिट जो इस मुंबई के एंगेजमेंट पार्टनर के अंडर हुआ है उसको करेंगे रिव्यू, उसको करेंगे रिव्यू। मतलब उन्होंने ठीक से काम किया है नहीं किया है, सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो हुए कि नहीं हुए, क्वालिटी है या नहीं है, ये सारी बातें वो चेक करेंगे और फिर उसके बाद बताएंगे कि भैया आप इस रिपोर्ट को इशू कर सकते हो, सारी बातें सही है। अगर कोई लैक्यूना है, कुछ चेकिंग करना बचा हुआ है, बिकॉज एक थर्ड आई जब चेक करेगा ना तो वो एक क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव चेकिंग करेगा। हो सकता है मैं ऑडिट करते समय सारी बातें चेक कर चुका हूं लेकिन गलती से कुछ पॉइंट चेक नहीं हुए, या मेरे मेथोडोलॉजी गलत है, सैंपल सिलेक्शन का टेक्निक गलत है, प्लानिंग गलत हो चुका है, स्ट्रैटेजी गलत हो चुकी है, प्रोग्राम गलत हो चुका है, चेकिंग सही से नहीं हुआ है, एविडेंसेस ठीक से ऑब्टेन नहीं हुए हैं, मेरे को लगता है सही है लेकिन किसी और ने चेकिंग किया उसको लगेगा नहीं ये गलत है वो गलत है, तो आई कैन इंप्रूव माई क्वालिटी। तो ये सारा जो मैं चेकिंग करके ले रहा हूं किसी और पार्टनर से, ये चेकिंग में एट द एंड क्वालिटी के बारे में सोच रहा हूं, तो ये एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करवाए, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवाए, ताकि ऑडिट रिपोर्ट इशू होने से पहले मेरे ऑडिट के अंदर क्वालिटी काम हुआ है कि नहीं हुआ है ये चेक करवाए, हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो क्या कमियां है उसको हम लोग ओवरकम कर पाए। सेम पॉइंट पे ऐसे भी हो सकता है कि मिस्टर ए ने मान लो किसी कंपनी को ऑडिट किया हुआ है, मान लो मिस्टर ए ने ऑडिट किया हुआ है दिल्ली पावर्स का, तो मिस्टर बी जो है वो जाकर के इस कंपनी का क्या करेंगे, EQCR करेंगे। वो फर्म के अंदर ये इंटरनल पॉलिसी हम लोग जनरेट करेंगे कि ये पार्टनर जाके उसका EQCR करेगा, वो पार्टनर उसका EQCR करेगा, ताकि क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहे बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट इज इशूड। अब ये तो फर्म की बात हो गई, मान लो कोई इंडिविजुअल ऑडिटर है, तो मान लो कोई इंडिविजुअल CA है, CAM, ओके, उसने किसी कंपनी को ऑडिट किया हुआ है, मान लो उसने ऑडिट किया हुआ है अदानी पोर्ट्स का, तो इंडिविजुअल CA तो वो फर्म नहीं है, वो इंडिविजुअल CA, तो वो क्या कर सकता है, और किसी दूसरे इंडिविजुअल CA या फिर कोई भी CA, इंडिविजुअल मतलब नहीं कोई और भी CA जो कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होल्ड कर रहे हो, एक्सटर्नल उससे क्या कर सकते हैं, इसका EQCR करवा सकते हैं, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवा सकते हैं। बहरहाल लिस्टेड कंपनीज के लिए कंपलसरी, आई गेस EQCR का कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ, यहाँ पे एक छोटा क्वेश्चन मेरे दिमाग में जरूर आ रहा है, उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर मान लेते हैं दिल्ली का जो मेरा CA है CAA और मेरा मुंबई का जो CA है CAB, हम टाटा पावर्स लिमिटेड इसका EQCR उससे करवा रहे हैं। पॉइंट ये हुआ कि टाटा पावर्स लिमिटेड का ये CAB जो है वो देना चाहता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन। क्या देना चाहता है, अनमॉडिफाइड। भाई और बहनों
आपको मॉडिफाइड ओपिनियन या ओपिनियन के प्रकार तो पता है ना। ओपिनियन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है मॉडिफाइड, दूसरा होता है अनमॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड ट्रू एंड फेयर व्यू, मॉडिफाइड नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू। लेकिन नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं बोलते, मॉडिफाई के अंदर 3 प्रकार आते हैं। लेकिन फिर भी बेसिकली बोलते हैं कि हम लोग कहेंगे कि सीएबी जिसने चेकिंग किया टाटा पावर्स लिमिटेड का, वो चाहता है कि वो कहे ट्रू एंड फेयर व्यू अनमॉडिफाइड ओपिनियन। लेकिन EQCR करने के बाद CAA ने बताया कि नहीं नहीं, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं हो सकता, यहाँ पे मॉडिफाइड ओपिनियन दीजिए और मॉडिफाई के अंदर भी एडवर्स ओपिनियन दीजिएगा, नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू, नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू। तो एक ही फॉर्म के अंदर 2 प्रकार के ओपिनियन हमारे सामने आ चुके हैं। CAA कहता है नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू, CAB कहता है ट्रू एंड फेयर व्यू। जिसने ऑडिट किया ट्रू एंड फेयर व्यू बोलता है, जिसने EQCR किया वो बोलते हैं नहीं नहीं मैंने चेकिंग करा हुआ है, मैंने EQCR किया हुआ है, बोलते हैं नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू। तो आपने मुझको बताना, 2 मिनट में आपको दे रहा हूं कि क्या करेंगे, ट्रू एंड फेयर व्यू वाला ओपिनियन देंगे या नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू वाला ओपिनियन देंगे, क्या करेंगे? ट्रू एंड फेयर व्यू वाला ओपिनियन देंगे या नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू वाला ओपिनियन देंगे? तो हमने करना क्या है, 2 मिनट दे रहा हूं, दिमाग लगा करके आंसर करिएगा। कमेंट बॉक्स में मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं, कम ऑन फटाफट। चलिए, तो आंसर क्या होगा? आंसर आपको इसी पॉइंट के अंदर मिल जाएगा, फटाफट पढ़ते हैं, आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। तो आंसर देखिए क्या है। बेसिकली पहला पॉइंट है कि अगर मान लो आपकी ऑडिट जो है आप कर रहे हो फॉर एनी लिस्टेड एंटिटीज, तो उसके लिए EQCR जो है वो कंपलसरी है। अब ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर ने क्या करना है, डिटरमाइन करना है कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर हैज बीन अपॉइंटेड, मतलब EQCR करवाना है तो आपको एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर जो है वो अपॉइंटेड है या नहीं है, ये आपको चेक करना है, ये इंश्योर करना है कि वो अपॉइंटेड है। Number 2, discuss the significant matters arising during the engagement, including those identified during the engagement quality control review with the engagement quality control reviewer। मतलब ऑडिट करते समय आपको जो सिग्निफिकेंट मैटर्स आए हैं, आइडेंटिफाई हुआ है, उसको उसके साथ डिस्कस करो। डिस्कस द सिग्निफिकेंट मैटर्स विद द EQCR, बिकॉज उसको पता होना चाहिए कि ऑडिट के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें, कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स थे जो मैंने चेक करने हैं। नेक्स्ट वन, नॉट टू डेट द ऑडिटर्स रिपोर्ट until the completion of the engagement quality control review। मतलब अगर लिस्टेड कंपनी के लिए EQCR कंपलसरी है तो जब तक आपका EQCR कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप क्या ना करिए, आपका टाटा पावर्स लिमिटेड का ऑडिट रिपोर्ट इशू ही मत कीजिए। मतलब आपका रिपोर्ट का डेट हमेशा EQCR के डेट के बाद ही होगा, नॉट डेट द ऑडिटर्स रिपोर्ट अंटिल द कंप्लीशन ऑफ EQCR। जब तक EQCR नहीं होता है तब तक उसको क्या नहीं करने का, रिपोर्ट इशू नहीं करने का। वापस एक बार, अगर आप लिस्टेड कंपनी को ऑडिट करो, पॉइंट नंबर 4 में स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकता है, अगर मान लो आप लिस्टेड कंपनी को ऑडिट कर रहे हो तो EQCR कंपलसरी। व्हाट इज EQCR? एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। अब एंगेजमेंट पार्टनर ने इंश्योर करना है कि EQCR अगर कंपलसरी है तो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंटेड है। उसके साथ आप ऑडिट के दौरान जो सिग्निफिकेंट मैटर्स आपको मिले हैं उसको आप डिस्कस कर रहे हो, और आप अपने रिपोर्ट का डेट कभी भी क्या नहीं कर रहे हो, EQCR के कंप्लीशन के डेट के पहले नहीं उसके बाद ही रख रहे हो। ये नॉर्मल बात है। अब जो क्वेश्चन था वो ये था कि अगर मान लेते हैं एंगेजमेंट टीम मेंबर्स और एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के बीच में कोई डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है। कैसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन? ये वाला कि ये बोलता है ट्रू एंड फेयर व्यू और ये बोलता है नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू। अगर ऐसा हो गया तो आप क्या करेंगे? देन द एंगेजमेंट टीम शैल फॉलो द फर्म्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर।
एंड ट्राई टू रिजॉल्व द डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। ऐसा नहीं है कि आप दो दो अलग अलग ओपिनियन देंगे, कुछ लोगों ने लिखा हुआ है दो ओपिनियन देंगे, ऐसा नहीं भाई, दो ओपिनियन नहीं देना है। आपको क्या करना होगा कि भैया मैटर क्या है, EQCR नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू क्यों कह रहा है, आप ट्रू एंड फेयर व्यू क्यों कह रहे हो, उसके बारे में फर्म के पास कोई प्रोसीजर होनी चाहिए, फर्म की खुद की प्रोसीजर कि ऐसा हुआ तो क्या करना है। हो सकता है कोई सीनियर पार्टनर इसके बीच में आ जाए और देखे कि भैया ये ऐसे क्यों कह रहा है, कौन सा रिपोर्ट अप्रोप्रिएट है। तो अगर सीनियर पार्टनर को लगता है नहीं EQCR की बात सही है, नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू, तो यह रिपोर्ट इशू होगा। उसको लगता है नहीं ये इस बात सही है, तो ये रिपोर्ट इशू होगा। तो अगर कोई डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अगर आते हैं तो इन दैट केस एंगेजमेंट टीम मेंबर ने फर्म के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को फॉलो करना है टू रिजॉल्व द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड टू इशू द ऑडिट रिपोर्ट। ये हो गया क्या बोला आपका एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। तो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में पहली बात क्या आती है, DSR करना है, डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर। देन रिव्यू करना है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को और ये इंश्योर करना है कि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन किए गए हैं। और अगर मान लो कोई डिफिकल्ट और कॉन्टेंशियस मैटर है तो उसके लिए कंसल्टेशन ऑब्टेन करना है, चाहे वो इन द फर्म हो या आउटसाइड दी फर्म हो। अगर मान लो आपकी फर्म लिस्टेड कंपनी है तो उसके लिए EQCR कंपलसरी है, एंगेजमेंट पार्टनर ने इंश्योर करना है कि EQCR अपॉइंटेड है, उसके साथ सिग्निफिकेंट मैटर्स को डिस्कस किया हुआ है और कभी भी अपना रिपोर्ट का डेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट रिव्यू EQCR ही किया हुआ है, उसके पहले नहीं किया हुआ है। और EQCR और एंगेजमेंट टीम मेंबर में कोई भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आ गए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गए तो उसने क्या करना है, फर्म के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को फॉलो करना है और उस मैटर को रिजॉल्व करने की कोशिश करके फिर उस मैटर को रिजॉल्व करके अपना ओपिनियन देना है। तो ये रहा क्या बोला आपका पॉइंट नंबर 4 जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में पहला पॉइंट आएगा कि बताएंगे क्या एंगेजमेंट पार्टनर ने DSR किया है या नहीं किया। DSR किसका, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स का। नंबर 2, वेदर दे हैव ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। रिव्यू करना है, क्या रिव्यू करना है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। नंबर 3, रिव्यू ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। नंबर 3, आपने ये चेक करना है कि कोई डिफिकल्ट या कॉन्टेंशियस मैटर है तो वहां पे कोई कंसल्टेशन आपने ऑब्टेन करना है या नहीं करना है, चाहे वो इन हाउस हो चाहे वो आउटसाइड हो। कौन से मैटर पे, कोई कॉन्टेंशियस या डिफिकल्ट मैटर्स है तो। एंड नंबर 4 आपका आएगा, अगर मान लो आपकी कंपनी की लिस्टेड कंपनी है, इसको थोड़ा सा रेड पॉइंट में लिखता हूं मैं, अगर मान लो आपकी कंपनी की लिस्टेड कंपनी है तो उसके लिए EQCR कंपलसरी है। तो एंगेजमेंट पार्टनर ने ये इंश्योर करना है कि EQCR अपॉइंटेड है, मतलब रिव्यूअर अपॉइंटेड है। यहां पे एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू है, यहां पे एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है। नंबर 2, उसके साथ जो सिग्निफिकेंट मैटर्स है, जो सिग्निफिकेंट मैटर्स है उसको डिस्कस किया हुआ है और हमेशा EQCR के कंप्लीशन के बाद ही आपके ऑडिट रिपोर्ट का डेट आएगा। एंड नंबर 5, अगर मान लो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है किसके बीच में, ETM एंड EQCR, तो उस टाइम पे फर्म्स के पॉलिसी एंड प्रोसीजर को फॉलो करो एंड ट्राई टू रिजॉल्व द डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। पॉइंट नंबर 4 क्लियर है। पॉइंट नंबर 4 वापस रिवाइज करता हूं, एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू करना एंगेजमेंट टीम मेंबर की। उसने ये इंश्योर करना है कि हमारे पास सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं बाय रिव्यूइंग द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अगर जरूरत है इन कॉन्टेंशियस एंड डिफिकल्ट मैटर ऑब्टेन द इन हाउस कंसल्टेशन या ऑब्टेन द आउटसाइड कंसल्टेशन। अगर मान लो कोई लिस्टेड कंपनी है, अगर मान लो कोई लिस्टेड कंपनी है तो EQCR कंपलसरी है, एंगेज पार्टनर ने इंश्योर करना है कि EQCR अपॉइंटेड है, सिग्निफिकेंट मैटर उसके साथ डिस्कस हुए हैं, EQCR कंप्लीशन के बाद ही ऑडिट रिपोर्ट का डेट दिया है। और अगर मान लो कोई डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है तो एंगेजमेंट टीम मेंबर
और EQCR के बीच में, तो फर्म के पॉलिसीज प्रोसीजर्स को आप क्या करिए, आप फॉलो करिए एंड यू ट्राई टू रिजॉल्व द मैटर, दैट इज द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को डिसॉल्व करने की कोशिश करिए। आपका पॉइंट नंबर 4 एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। आई गेस पॉइंट नंबर 4 आपको क्लियर है। ओके, अब बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो है आपका क्या बोलो, मॉनिटरिंग। नाउ व्हाट इज दिस मॉनिटरिंग वाला पॉइंट? एकदम सिंपल है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ, लेकिन फिर भी उसको डिस्कस करते हैं। एमसीक्यू में वगैरह अगर आ गया तो आ सकता है। मॉनिटरिंग, अगर मान लो आपने ऑडिट किया है, तो ऑडिट करने के बाद आपको उसका मॉनिटरिंग करना भी बहुत जरूरी है। बिना मॉनिटरिंग का आप ऑडिट नहीं कर सकते, मतलब आपका ऑडिट कंप्लीट ही नहीं होगा। तो एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मॉनिटरिंग प्रोसेस को आपने क्या करना है, डिजाइन करना है टू प्रोवाइड विद द फर्म रीजनेबल एश्योरेंस दैट कि जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर अपने क्वालिटी कंट्रोल के बारे में थी वो रेलेवेंट थी, एडिक्वेट थी और ऑपरेटिंग भी थी। मतलब अपने पास, फर्म के पास क्वालिटी कंट्रोल के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है, इसको मॉनिटर करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास एक पॉलिसी होनी चाहिए। बात समझ में? उसको मॉनिटर करने का एक प्रोसेस आपके पास होना चाहिए। तो क्या मॉनिटर करना है कि अपने पास क्वालिटी कंट्रोल के बारे में जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है वो रेलेवेंट है, एडिक्वेट है और ऑपरेटिंग है। नेक्स्ट वन, अगर मान लेते हैं कोई डेफिशिएंसीज वगैरह है तो उसको नोट करना है, और उस डेफिशिएंसीज की वजह से आपके ऑडिट के ऊपर कोई इफेक्ट होने वाला है या नहीं होने वाला है। एंड द एंगेजमेंट पार्टनर शुड डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग मैटर्स पर्टेनिंग टू द ऑडिट एंगेजमेंट। कौन कौन से मैटर उसने डॉक्यूमेंट करके रखना है? वैसे पूरा ऑडिट के बारे में ही पॉइंट डॉक्यूमेंट करके रखने हैं। ऑडिट के मॉनिटरिंग के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कौन कौन से पॉइंट उसने डॉक्यूमेंट करना है? नंबर 1, कौन कौन सी इश्यूज आइडेंटिफाइड है रिगार्डिंग द एथिकल रिक्वायरमेंट, मतलब इंडिपेंडेंस पे कोई अगर मैटर आया है तो उसको नोट करके रखना है। कौन कौन से कंक्लूजन्स आए हैं रिगार्डिंग द कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट, कंक्लूजन्स रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, नेचर एंड स्कोप ऑफ द एंड कंक्लूजन रिजल्टिंग फ्रॉम द कंसल्टेशन टेकन द आउटसाइड। मतलब इन शॉर्ट, ऑडिट करते समय जो कुछ भी पॉइंट्स आपके सामने आए हैं उन सबका डॉक्यूमेंटेशन रखना है। नॉट दैट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एक बार पढ़ के निकल जाना कि डॉक्यूमेंटेशन किस बात का रखना है। पहली तो बात यह आएगी कि उसके पास क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स के बारे में जो पॉलिसीज है उसको मॉनिटर करना है। नंबर 2, ऑडिट करते समय जो भी पॉइंट्स आए उसको डॉक्यूमेंट कर रखना है। क्या डॉक्यूमेंट कर रखना है कि भैया बताएंगे कौन कौन से एथिकल रिक्वायरमेंट के पॉइंट थे उसको आइडेंटिफाई करना है, इंडिपेंडेंस पे कोई थ्रेट है उसको डॉक्यूमेंट करके रखना है, और एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप में कौन कौन से पॉइंट्स आए हैं उसको अपने क्या करना है, नोट डाउन करके रखना है। साथ साथ अगर हमने कंसल्टेशन वगैरह लिया आउटसाइडर से तो उसका नोटिंग करके रखना है। इन शॉर्ट, ऊपर के जो पॉइंट्स है ये सारे के सारे पॉइंट्स का आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन करके रखना है। ओके, पॉइंट नंबर 5 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूं। पॉइंट आएगा मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग किस बात का करना है? मॉनिटरिंग करना है कि आपके पास क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स जो है वो रेलेवेंट है, एडिक्वेट है, और एक वर्ड आता है दैट इज रेलेवेंट है, एडिक्वेट है और ऑपरेटिंग है। ओके, उसको आपने क्या करना है, मॉनिटरिंग करना है। साथ साथ आपने चेक करना है क्या कि भैया कोई डेफिशिएंसीज है तो उसको नोट करके रखना है, और साथ साथ आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन रखना है। इस बात का डॉक्यूमेंटेशन रखना है। नंबर 1, एथिकल रिक्वायरमेंट को पूरा किया है कि नहीं किया है। नंबर 2, इंडिपेंडेंस पे कोई मैटर है तो उसको रखना है, लिख करके डॉक्यूमेंट करना है। ANC एक्टिविटीज, साथ साथ जो कंसल्टेशन हमने लिया है उस कंसल्टेशन के बारे में डॉक्यूमेंटेशन रखना है। अगर सवाल बना तो ये पॉइंट एक बार गो थ्रू करके निकल जाना, आपका काम हो जाएगा। तो भैया और बहनों, यहाँ पे खत्म हुआ आपका ऐसे 220। लास्ट वाले पॉइंट पे ज्यादा मैंने इंपॉर्टेंस नहीं दिया बिकॉज एग्जाम में कभी देखने को नहीं मिला है। तो ये रहा क्या बोलो आपका ऐसे 220। वापस एक बार ऐसे 220 आपके लिए रिवाइज करता हूं। ऐसे 220 के अंदर 2 ही पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव एंड एथिकल एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है रिगार्डिंग द मैटर्स। ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके पास एक क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर होनी चाहिए विच विल एंश्योर दैट यू आर कंप्लाइंग विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, एंड आपका रिपोर्ट क्या आएगा, अप्रोप्रिएट इशू होएगा। एंगेजमेंट पार्टनर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? नंबर 1, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। लीडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल क्वालिटी, और उसके लिए उसने कौन कौन से पॉइंट पे इंपॉर्टेंस देना है। नंबर 1, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को पूरा किया हुआ है, रिपोर्ट अप्रोप्रिएट इशू हुआ है, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर जो फर्म्स के उसको कंप्लाई किया है, एंड विदाउट फियर मेरे एंगेजमेंट टीम मेंबर क्वेरीज रेज कर रहे हैं। नंबर 2,
एथिकल रिक्वायरमेंट, अब एथिकल रिक्वायरमेंट में बस इंडिपेंडेंस पे चर्चा हो रही है, कोई थ्रेट है, थ्रेट को ओवरकम करने के लिए सेफगार्ड्स है, उसको रिड्यूस किया है नहीं किया है, और अगर मान लो थ्रेट्स है जिसको ओवरकम नहीं किया जा सकता है तो उसको रिपोर्ट करिए और कंसीडर करिए अगर विड्रॉल करना है तो। फिर उसके बाद आएगा एक्सेप्टेंस एंड क्लाइंट्स कंटिन्यूएंस, अगर मान लो आपको क्लाइंट एक्सेप्ट करना है, कंटिन्यू करना है, तो कुछ इंफॉर्मेशन आपको जो है वो ऑब्टेन करनी होगी। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड है क्या, मेरी कॉम्पिटेंसी क्या है, एथिकल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं क्या, और इस साल में या पिछले साल में जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स है वो अराइज हुए हैं ड्यूरिंग द ऑडिट, उसको चेक करके देखना है एक्सेप्ट करूं या कंटिन्यू करूं। नेक्स्ट वन आएगा एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, उसके अंदर 5 पॉइंट आते हैं। नंबर 1 आएगा एंगेजमेंट पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएसआर, he has to review the documentation to ensure that SAAE has been obtained, और अगर contentious और difficult matters है तो आपने कंसल्टेशन ऑब्टेन करना है। लिस्टेड कंपनी है तो EQCR कंपलसरी है, एंगेजमेंट पर ने इंश्योर करना है कि EQCR अपॉइंटेड है, उसके साथ सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस किए गए, और जब तक EQCR नहीं होगा तब तक आपने अपना ऑडिट रिपोर्ट नहीं देना है। और अगर एंगेजमेंट टीम मेंबर और EQCR के बीच में कोई डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आ रहे हैं तो फर्म के प्रोसीजर्स को फॉलो करिए और आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। एंड लास्ट का मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग के आपके पास क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर है उसको मॉनिटर करो, और बाकी सारा जो काम किया है उसका डॉक्यूमेंटेशन आपने मेंटेन करना है। यहां पे खत्म आपका क्या बोलो एसए 220। एसए 220 के अंदर आई गेस आपको कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के अंदर वेट अ सेकंड, एक सवाल है उसको एक बार चेक करते हैं फिर हम लोग रुक जाएंगे आज के लेक्चर के लिए। तो सवाल क्या है देखिए, यस सवाल है एन एंगेजमेंट पार्टनर टेक्स ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग द ऑडिट क्वालिटी इन एन ऑडिट एंगेजमेंट इन अकॉर्डेंस वैसे 220। यहां पे देखा था पहला पॉइंट है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल क्वालिटी। ओके, व्हाट आर हिज ऑब्जेक्टिव्स इन टेकिंग एंड एम्फसाइजिंग सच रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सच रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला ना, सच रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सच रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने क्या उसका क्या ऑब्जेक्टिव है ये पूछा हुआ है। सच रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला है ना टू मेंटेन द क्वालिटी, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है। ओके, व्हाट कुड बी द आंसर फॉर दिस नाउ। ओके, कोई गेस कर पाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो बेसिकली आपको लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दी ओवरऑल क्वालिटी, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला हुआ है तो आपको लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाना पड़ेगा, यानी कि पार्टनर इज टेक्स ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी, मतलब ये आपको थोड़ा बहुत क्वालिटी कंट्रोल ऐसे 220 के पहले पॉइंट को क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है। अब उसके अंदर क्या लिखना है देखिए, इंस्टीट्यूट का आंसर क्या है, रेफर द हेडिंग ऑफ लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी ऑन ऑडिट्स अंडर द ऐसे 220। तो ऐसे 220 के अंदर ये तो कम टू इस टू एक्सक्यूज बना रहे, सॉरी, यस ये रहता है ऐसे 220, और 220 के अंदर जो पहला पॉइंट है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी एंड ऑडिट, तो ये रहा आपका क्या बोलो, ये आपका पैराग्राफ। इसके अंदर 2 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट कौन सा है, दैट इज योर वो रिस्पॉन्सिबल कैसे है, और नंबर 2 इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी। तो आप आंसर क्या लिखना है, आंसर लिखना है A1 क्या कि लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एंगेजमेंट पार्टनर इज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ओवरऑल क्वालिटी ऑन ईच ऑडिट एंगेजमेंट, द एक्शंस ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर एंड अप्रोप्रिएट मैसेजेस टू द अदर मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम इन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ओवरऑल क्वालिटी ऑन ईच ऑडिट एंगेजमेंट, एम्फसाइजिंग कौन कौन से पॉइंट पे एम्फसाइज करना है, तो इन पॉइंट पे एम्फसाइज करना है। तो ये आपका आंसर आएगा। आंसर क्या है, ये वाला, ये आपका आंसर है। पॉइंट नंबर 1 पूरा का पूरा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल क्वालिटी, और कौन से पॉइंट पे इंपॉर्टेंस देना है, तो ये पॉइंट्स पे इंपॉर्टेंस देना है, ये आपका आंसर है। बाकी स्टैंडर्ड्स के अंदर सॉरी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के अंदर और कोई क्वेश्चन नहीं है। आरटीपी के अंदर भी कुछ क्वेश्चन नहीं है। आरटीपी के अंदर ऐसे 210 और एसक्यूसी 1 पे, यानी कि मई और सितंबर के आरटीपी में एसक्यूसी 1 और 210 पे सवाल है, वो यहाँ पे कवर नहीं होगा। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से अगर आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना है तो आगे इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, एएनसी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, और एंगेजमेंट परफॉर्मेंस पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चाहिए तो आप ये सारी बातें नोट डाउन कर सकते हो। मैं स्क्रीन को 2-3 मिनट के लिए यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूं।
यहां पे आज का आपका लेक्चर खत्म हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, वहां पे हम लोग SQC1 ऐसे 210 को कवर करने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर को कवर करने के लिए अगला लेक्चर और उसका एक अगला लेक्चर लग सकता है, ठीक है। चलिए सो रुक जाते हैं आज के लेक्चर के लिए, मिलते हैं और किसी एक इंटरेस्टिंग फास्ट ट्रैक बैच के लेक्चर के अंदर। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग। प्लीज नोट डाउन करिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।